Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी सीरीज़ को एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने जिस तरह से फीडबैक दिया है हमारे सेशंस को एंड यू हैव एक्चुअली लाइक्ड एंड अप्रिशिएटेड द टॉपिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग ऑन एनसीईआरटी, है ना। तो हमने कल के क्लास के अंदर एनसीईआरटी की जो सीरीज़ थी उसके अंदर हमने यूरोपियन ट्रैवलर्स को पढ़ना शुरू किया था और मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था यूरोपियन ट्रैवलर्स के पीछे, क्योंकि मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि देयर वर मल्टीपल यूरोपियन ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया, और ये जितने भी यूरोपियन ट्रैवलर्स थे इनके योगदान का इम्पोर्टेंस क्या था कि ये लोग ने इनफैक्ट है ना मिडीवल इंडिया में मुग़ल के बारे में बताया था। जैसे हमने आपको कल के क्लास के अंदर मनुची के बारे में बताया था या मैंने आपको टवेनियर के बारे में बताया था, है ना। तो वी हैड डिस्कस्ड ऑल दिस पॉइंट्स, हमने ये सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग रॉबर्टो नोबिली के बारे में बताया था। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट रॉबर्टो नोबिली जो इटालियन ट्रैवलर होता है सर, ठीक है ना, मार्को पोलो के बाद आया हुआ। तो ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स थे, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग चले जाएंगे बर्नियर के ऊपर सर, ठीक है ना। तो फ्रांसिस बर्नियर करके एक और ट्रैवलर भारत के अंदर आपको दिखेगा। ये भी फ्रांस से आया होता है और इनफैक्ट इसने क्या भारत के बारे में बताया ये भी देखेंगे सर, ठीक है ना। तो कल हमने पीटर मुंडी को और बाकी सारे ट्रैवलर्स को देख लिया है। पीटर मुंडी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, एक ब्रिटिश मर्चेंट था जिसने भारत के बारे में थोड़ा बहुत ऐतिहासिक लिखा है, उसका भी हमने अभ्यास किया था सर, ठीक है ना। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर वी हैव कवर्ड अप दिस मच पॉइंट्स, हमने ये सब पॉइंट्स को कवर कर दिया है। अब आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स सी द केस ऑफ बर्नियर। ये फ्रांस से आया हुआ जो ट्रैवलर है ये भारत के बारे में क्या लिखेगा। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, अगर आप हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप जुड़ सकते हो ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन, जहाँ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। मैं भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ। मेरे अलावा आपको और भी टीचर्स दिखेंगे और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिल जाएगा। खाली आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ये कोड के थ्रू, जिसका नाम है PN लाइव, प्रतीक नायक लाइव जिसे हम लोग कहते हैं सर, ठीक है। ये कोड के थ्रू आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। यू कैन लर्न विद द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट मेरा हिस्ट्री पूरा जनरल स्टडीज़ और हिस्ट्री ऑप्शनल, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी यहाँ से हो जाएगी। इसके सिवाय बहुत सारे हमारे पास ऑप्शनल के टीचर्स अवेलेबल है, जनरल स्टडीज़ के टीचर्स अवेलेबल है, इनके क्लासेस देख सकते हो। टॉपर्स के द्वारा सेशंस आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट वी हैव गॉट गुड रिजल्ट्स दिस ईयर एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स के साथ बहुत सारे टॉप 50 के अंदर हमारे पास टॉपर्स है और टोटल 170 से ज़्यादा अनअकैडमी के द्वारा जो लर्नर्स थे इन्होंने ये एग्ज़ाम को क्रैक किया था, ठीक है। आज आखिर का दिन है, 31 अक्टूबर इज़ द लास्ट डे वेर यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। और अभी डिस्काउंटेड रेट्स के अंदर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। फ़ायदा यही है कि आपको यहाँ पे 9 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 3 मंथ का भी मिल रहा है। मेंस ओरिएंटेड अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए है या अगर आपको खाली और खाली अगले साल की प्रीलिम्स तक की आपको तैयारी करनी है 2022 की, तो वो भी यहाँ पे कवरेज अवेलेबल है। और एक साल या 9 मंथ्स के अंदर करीबन 45,000 के अंदर पूरी कवरेज आपको मिल जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, 20 से ज़्यादा किताबें मिल जाएगी और बहुत ही फंडामेंटल आपकी फाउंडेशन के साथ तैयारी हो पाएगी सर, ठीक है ना। तो GS ऑप्शनल दोनों की आपकी कवरेज मिल जाएगी और आपको खाली यही कोड को यूज़ करना है PN लाइव। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यू विल गेट 10% ऑफ ऑन द फीस एज वेल सर, है ना। तो चलते हैं आगे। इनफैक्ट UPSC की तैयारी में आपको जो 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 ज़रूरत होती है वो एजुकेटर्स की ज़रूरत होती है, अच्छे टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत होती है, मटेरियल की ज़रूरत होती है, आंसर राइटिंग की ज़रूरत होती है और कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज़ अंडर वन रूफ, है ना। ये सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ से हम लोग के प्लेटफॉर्म के द्वारा मिलेगी। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू कैन ऑल्सो गेट अ डेडिकेटेड मेंटर। ये मेंटर आपको हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज से लेके स्टडी बूस्टर सेशंस के लेके, है ना। तो हर एक चीज़ का आपको फायदा मिलेगा। इनफैक्ट सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप हमारे साथ लाइव क्लास में इंटरेक्ट कर सकते हो। यू कैन आस्क अस द डाउट ऑडियो इंटरेक्शन के साथ, टीचर के साथ कर सकते हो, है ना। तो इट्स सिमिलर टू ऑफलाइन और इट इज़ मच बेटर देन ऑफलाइन, है ना। तो ये काफ़ी फायदे कारक आपके लिए रहेगा सर, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड को यूज़ करिएगा PN लाइव। कोई भी आप 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आई कैन सजेस्ट कि आप मिनिमम 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो लीजिएगा ही, क्योंकि 1 साल के सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही आपका फाउंडेशन भी बन जाएगा सर, ठीक है ना। तो खैर चलते हैं आगे। लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस ट्राई टू सी कि किस तरह से तैयारी की जा सकती है। और सब्सक्रिप्शन के लिए ये कोड को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा सर, ठीक है ना।
तो चलते हैं आगे, लेट अस प्रोसीड एंड लेट अस ट्राई टू सी कि फॉरेन ट्रैवलर्स में क्या क्या चीज़ें आई थी सर, ठीक है। बाकी हमारे ऑप्शनल के कोर्सेज, जीएस के कोर्सेज बैचेस मैंने आपको बता दिए। 3 नवंबर से बहुत सारी बैचेस शुरू हो रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर, बाइलिंगुअल बैचेस। इनफैक्ट 22 के लिए और 23 के लिए दोनों सर ईयर के लिए आपको मिलेगी सर, ठीक है। तो उसमें 23 के लिए तो बहुत फ़ायदा है कि इसमें आपको एनसीईआरटी के कोर्सेज भी मिल जाएंगे सर, है ना। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपको मिलता है। खैर, हमने ना फॉरेन ट्रैवलर्स की सीरीज़ को शुरू किया था कल के क्लास के अंदर, और मैंने आपको फॉरेन ट्रैवलर्स की सीरीज़ को काफ़ी इफेक्टिवली समझाया है। तो आज हम लोग फॉरेन ट्रैवलर्स की जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें ये बर्नियर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट बर्नियर, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बर्नियर का योगदान क्या रहा है भारत के इतिहास को लेके सर, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैज़ बीन द रोल ऑफ बर्नियर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया सर, है ना। तो फॉरेन ट्रैवलर्स में हमने 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी इस तरह से डिवाइड किया था सर, है ना। तो अगर आपको याद होगा तो इन द फर्स्ट क्लास वी हैड स्टार्ट विथ अल बिरूनी, है ना। सबसे पहले क्लास में तो हमने अल बिरूनी से शुरू किया था। अल बिरूनी के बाद हमने मार्को पोलो को पढ़ा, फिर इबन बतूता को पढ़ा, फिर अब्दुल रज़ाक समरकांडी को पढ़ा। निकितिन को नहीं पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। निकितिन को अगर आपको पढ़ना है तो आप स्पेशल क्लास में चले जाइएगा। ये स्पेशल क्लास फ्री क्लासेस होते हैं, और इनफैक्ट ये फ्री क्लासेस से आप जुड़ सकते हो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू सर, है ना। तो आप इसको भी देख सकते हो, यू कैन वॉच द क्लासेस एज वेल सर, है ना। तो ये फ्री के अंदर है सर, ठीक है। बाकी ये चारों के चारों इनफैक्ट मैंने आपको स्पेशल क्लास में बोले हैं, है ना। बारबोजा, सैयद अली रीस, मॉन्सेरेट जैसे लोग को भी मैंने स्पेशल क्लास के अंदर करवाया हुआ है सर, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है मेरी प्रोफाइल की सर, है ना। तो मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, किस तरह से सब्जेक्ट को अप्रोच करता हूँ, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप मेरी प्रोफाइल को ज्वाइन करिएगा, आप फॉलो कर दीजिएगा एंड यू विल बी एबल टू वॉच दिस, है ना। तो आपको खाली अगर फ्री कोड पूछेगा तो यही कोड के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ पाओगे सर, ठीक है ना। तो कल हमने पीटर मंडू को और बेसिकली टवेनियर को पढ़ा था, आज हम लोग बर्नियर के ऊपर चले जाते हैं सर, ठीक है ना। अच्छा, बच्चों की सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड बहुत क्वेरीज है। एक स्टूडेंट है हमारे, पूजा कुमारी, उनका कहना है कि सर सब्सक्रिप्शन के बाद आप क्लासेस देख पाओगे सर, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूँ कि वंस यू सब्सक्राइब, अगर आप सब्सक्रिप्शन कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल 1 साल का सब्सक्रिप्शन कर रहे हो सर, ठीक है ना। तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन में आप अनलिमिटेड टाइम लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस को कोई भी बार सर, है ना। अब से फॉर एग्जांपल आपने मेरे हिस्ट्री का एक पूरा बैच कंप्लीट कर दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का सर, ठीक है ना। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रिवाइज़ करना है ना। तो आप नई बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो जब मैं सेकेंड टाइम रिवाइज़ करवाऊंगा तब, या रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो आप कभी भी बार, है ना, इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम, अनलिमिटेड टाइम्स आप ये क्लासेस को अटेंड कर पाओगे सर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही क्लास को देख पाओगे, या 2 बार देख पाओगे, या 3 बार देख पाओगे और उसके बाद आपका विंडो बंद हो जाएगा। नो, वी डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ पॉलिसी। आपको खाली टाइम ईयर डिसाइड करना है, 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को ज़रूर से यूज़ करिए, है ना, PN Live, है ना, सो दैट आपको 10% ऑफ मिल जाएगा फीस के अंदर भी। खैर, तो बाकी इसके सिवाय एवरीथिंग इज़ वेरी मच स्ट्रीमलाइन, एंड और कोई क्वेरीज होगी तो ज़रूर से हमको बोलिएगा। चलिए, लेट मी कम बैक, है ना। तो मैं आपको बर्नियर के बारे में बता रहा था पिछले क्लास के अंदर, और टवेनियर तक हमने देखा था सर, है ना। तो ये सब 17th सेंचुरी में आते हैं। दिस आर ऑल द पीपल हु केम टू इंडिया इन 17th सेंचुरी, है ना। अब देखो, कोई भी फॉरेन ट्रैवलर आता है, क्या वो ऑब्जर्व करता है ना। तो आप याद करिए पिछले क्लासेस के अंदर, एनी फॉरेन ट्रैवलर हु विल कम टू इंडिया, दे विल बी ऑब्जर्विंग सर्टेन थिंग्स। तो दे विल बी ऑब्जर्विंग द पॉलिटिकल कंडीशंस, दे विल बी ऑब्जर्विंग द इकोनॉमिक कंडीशंस, है ना। और 17th सेंचुरी के अंदर जो फॉरेन ट्रैवलर्स आ रहे थे, कौन से 17th सेंचुरी के अंदर जो फॉरेन ट्रैवलर्स आ रहे थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी योगदान क्या है सर, ठीक है। ये मुगल्स के और उन सब के बारे में बताते हैं ना। तो पीटर मुंडी आता है, ये इंग्लैंड से आता है, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था सर, ठीक है। तो ये इंग्लिश मैन होता है, ये इंग्लैंड से आया है सर, ठीक है। तो ये हमको जानकारी देता है सर, ठीक है। पीटर मुंडी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आप पकड़ने की कोशिश करें, टवेनियर है, टवेनियर भी 17th सेंचुरी के अंदर आएगा सर, ठीक है। और टवेनियर भी अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे, ये फ्रांस से आता है, ये भी हमको जानकारी देता है सर, ठीक है। फिर मैंने आपको कल के क्लास के अंदर मनुची के बारे में बताया था, निकोलो मनुची, गुची का भाई हुआ करता था सर, ठीक है ना। ये इटली से आता है, ये भी इसी पीरियड के अंदर आया होता है सर, ठीक है ना। देन वी हैड डिस्कस द केस ऑफ रॉबर्टो नोबिली। रॉबर्टो नोबिली थोड़े पहले आया होता है सर, ठीक है। अब देखते हैं कि बर्नियर की जो स्टोरी है, ये बर्नियर की स्टोरी के साथ एक था डच ट्रैवलर पालसर्ट, है ना, पालसर्ट।
ये पालसट था, ये डच था, ये बेसिकली हॉलैंड से आया होता है सर, ठीक है ना, नेदरलैंड से आया होता है। बर्नियर भी फ्रांस से आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो 17वीं सेंचुरी में बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो आपको कभी कभी पूछेगा कि भाई कौन किसका कंटेम्प्रेरी है, हु इज़ कंटेम्प्रेरी टू विच ट्रैवलर, है ना। तो ये ज़्यादातर 17वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में भारत में मुगल एम्पायर था सर, ठीक है। क्योंकि 1601 से लेके 1690 तक के पीरियड में, या 1699 तक के, या 1700 तक के पीरियड में ये ट्रैवलर्स की भारत में एंट्री हुई होती है सर, ठीक है। सो इन बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1601 टू 1700 द ट्रैवलर्स हैड एक्चुअली कम टू इंडिया। और इसी पीरियड के समय पे, ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली, दिस ट्रैवलर्स हैड हाईलाइटेड द केस ऑफ इंडिया एज वेल सर, ठीक है ना। तो ये कहानी आपको पहले 17वीं सेंचुरी के केस के अंदर आपको मिलेगी, जिसके थ्रू आप ये फॉरेन ट्रैवलर्स को आप देख सकते हैं सर, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे एंड वापस चले जाते हैं द केस ऑफ बर्नियर के ऊपर कि बर्नियर ने क्या देखा था सर, ठीक है। तो आपने कल का क्लास अटेंड किया होगा तो आपको आइडिया रहेगा कि इब्न बतूता ने क्या देखा है, किसने क्या ऑब्जर्व किया है, क्या नहीं किया है सर, ठीक है। हमने अब्दुल रज़ाक के बारे में बताया था सर, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड अप मल्टीपल पॉइंट्स ना, हमने देखा है ना। दुआर्ते बारबोजा के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है, इनको स्पेशल क्लास में ज़्यादा कवर किया है। टवेनियर ज्वेलर था, ये डायमंड के ऊपर लिखता है सर। मेनुची बेसिकली आप देखोगे तो मुगल्स के समय पे लिखेगा, और नोबिली तो बहुत पहले आया होता है सर, ठीक है ना। तो यू विल सी ये आपके सबके सब ट्रैवलर्स से। अब उसमें से बर्नियर के बारे में देखते हैं। बर्नियर कौन था सर, ठीक है। हु वॉज फ्रांको बर्नियर, और इसका क्या योगदान रहा है भारत के इतिहास में सर, ठीक है ना। तो याद रखेगा कि बर्नियर भी फ्रांस से आया हुआ एक व्यक्ति था। ये भी टवेनियर के ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर ही दिखेगा सर, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि बर्नियर जो है ये फ्रांस से आया हुआ इनफैक्ट एक ट्रैवलर आपको मिलेगा, और ये डॉक्टर के रूप में। अब देखो, इसकी डॉक्टरी और मनुची की डॉक्टरी में बहुत सारा फ़र्क है, ये चीज़ याद रखेगा सर, ठीक है ना। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मनुची एक डॉक्टर के रूम में अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, तो उसने यहाँ से थोड़ी बहुत ट्रेडिशनल मेडिसिन को सीखा था। मनुची के बारे में मैंने आपको कल बताया था ना, स्टोरिया डी मुगल जैसी किताबें लिख रहा है सर, ठीक है। बट उसकी किताब के या उसके जो एक्सपीरियंसेस थे, एक्सपीरियंसेस के अंदर आपको ये मिलेगा कि उसने भारत की अंदर से एजुकेशन लिया था, और बेसिकली थोड़ी बहुत सिद्धा मेडिसिन के बारे में लिखा था सर, समझे आप लोग, ठीक है। उसके सामने अगर आप समझने की कोशिश करिए, यू विल फाइंड कि जब बर्नियर की बात करेंगे तो बर्नियर खुद फिजिशियन के रूप में ट्रेंड था। ट्रेंड होने का मतलब ये है कि ये भारत में आया, उसके पहले उसको थोड़ी मेडिसिन के बारे में जानकारी थी सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। एंड इसी बेसिस के ऊपर से वी विल फाइंड कि बर्नियर का इंपॉर्टेंस आपको बढ़ेगा सर, ठीक है। तो 3 इसके कैरेक्टर है, आपको याद रखना है। प्रीलिम्स के अंदर कभी कभी क्वेश्चन आएगा सर, है ना। ये डॉक्टर था, पहला प्रश्न तो आपके लिए आ सकता है कि भाई बर्नियर का बैकग्राउंड बता दीजिए, है ना। या कभी कभी ये रिडल्स के रूप में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर केम टू इंडिया and he was a doctor and he was also a philosopher and also had interest in writing history। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये बेसिकली बर्नियर के लिए बात कर रहा है सर, ठीक है। और ये भाई साहब मुगल एम्पायर के अंदर आते हैं इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो ये भी करीबन 12 साल तक भारत में रहेगा सर, ठीक है। अब देखिए, ये एक बहुत सारा पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। पोटेंशियल क्वेश्चन क्यों बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रैवलर्स आए ना। आप देखिए, यहाँ पे नोबिली है, बारबोजा है, टवेनियर है, मनुची है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका रहा है टाइम स्पेन में सर, है ना। सबसे कम टाइम स्पेन में कौन आया है भारत के अंदर सर, ठीक है। या आपको दूसरा पूछेगा कि लॉन्गेस्ट टाइम स्पेन किसका है सर, है ना। समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट। तो दे कैन आस्क यू मल्टीपल टॉपिक्स, है ना। यहाँ से आपको अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो उसमें शॉर्टेस्ट टाइम स्पेन है, लॉन्गेस्ट टाइम स्पेन है, ये दोनों का पॉइंट आपको इसके अंदर से मिलता रहेगा सर, ठीक है। एंड दे कैन आस्क यू कि भाई इसमें से सबसे पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, या सबसे शॉर्ट पीरियड में कौन रुका था, लॉन्ग पीरियड के अंदर कौन रुका होता है सर, ठीक है ना। तो एक काइंड ऑफ वैसे मिक्स मैच वाले प्रश्न है, बट सवाल तो यही है हमारे लिए कि अगर पूछा जा सकता है तो आपको एटलीस्ट आइडिया रहना चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब ये भाई साहब जब भारत में आए तब भारत में सिविल वॉर हो रहा था सर, ठीक है। क्योंकि ये कब आया था, 1656 के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि सिविल वॉर की कहानी क्या है इंडिया की हिस्ट्री को लेके सर, है ना। तो आपको भी याद होगा कि सिविल वॉर बेसिकली हो रहा था बिटवीन 2 ब्रदर्स ऑफ द मुगल एम्पायर। एक का नाम था दारा सिकोह, याद आया कि नहीं आया आपको, और दूसरे का नाम था औरंगजेब सर, है ना। समझे आप लोग, ठीक है ना।
तो जब बर्नियर की बात करेंगे तो बर्नियर बेसिकली उस समय के दौरान मुगलों के साथ जुड़ता है सर, ठीक है, और वो फिजिशियन टू दारा सिकोह के रूप में काम भी करता है सर, ठीक है ना। तो एक और हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया कि भाई बर्नियर का योगदान बेसिकली एक डॉक्टर के रूप में था, एंड ही एक्चुअली वर्कड एज अ फिजिशियन टू दारा सिकोह एज वेल सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यू विल सी दैट बर्नियर ने किताब लिखी थी ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर सर, ठीक है ना। उसकी एक बुक का नाम याद रखेगा, कभी कभी आपको प्रीलिम्स के अंदर आ जाएगा। द नेम ऑफ द बुक वॉज बर्नियर, जिसने लिखी थी, उसका नाम था ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। क्या नाम था? ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर सर, ठीक है ना। तो ये जो ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर है, इसके बेसिस के ऊपर से यू विल फाइंड कि बर्नियर पूरी पूरी हिस्टोरिकल राइटिंग करता है, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करवाता है, और बर्नियर बेसिकली हाईलाइट करता है कि भाई मेरे अनुभव क्या रहे हैं भारत को लेके सर, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या क्या कहानी रहती है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। और बर्नियर के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि वो मुगल एम्पायर के अंदर क्या क्या चीज़ों को हाईलाइट करवाता है। अब देखिए, पहले तो दारा सिकोह के साथ था, ही वॉज एसोसिएटेड विद दारा सिकोह इनिशियली सर, ठीक है। अब दारा सिकोह को मार दिया जाता है औरंगज़ेब के द्वारा। हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि औरंगज़ेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ाई होती है, और 1658 में एक लड़ाई हुई थी, समूगढ़ की लड़ाई सर, है ना। 1658 में देयर वाज अ बैटल टुक प्लेस दैट इज नोन एज द बैटल ऑफ समूगढ़, है ना। ये जो समूगढ़ की लड़ाई थी उसमें दारा सिकोह लॉस्ट, और उसके बाद औरंगज़ेब जीत गया सर, ठीक है। तो औरंगज़ेब जीत गया तो देन बर्नियर एक्चुअली जॉइंड द वैगन ऑफ औरंगज़ेब, है ना। तो फिर बर्नियर ने डिसाइड किया कि भाई अब तो सत्ता बदल गई, हालत बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम, है ना, कि पुराने राजा के साथ ही काम करें सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड कि बर्नियर जो है वो डिसाइड करता है कि मैं औरंगज़ेब के साथ चला जाऊँगा और औरंगज़ेब का जो कार्य है उसके साथ काम करूँगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो आपको ये चीज़ दिखेगी। ये आया कहाँ पे था, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ज़्यादातर जो फ्रेंच यूरोपियंस आते हैं इनकी लैंडिंग सूरत के अंदर ही होगी सर, है ना। अब आपको ये सवाल आएगा कि सर सूरत का ऐसा क्या इंपॉर्टेंस था सर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मिडीवल इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई पोर्ट था, वो सूरत था, वेस्ट कोस्ट के अंदर। पश्चिमी समुंदर किनारे के बात जब करेंगे मध्यकालीन युग के अंदर, तो सूरत सबसे बड़ा पोर्ट के रूप में था। सूरत एंड भरूच, भरूच का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट भरूच एंशियंट इंडिया में भी आपको दिखेगा। सो भरूच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट इन एंशियंट इंडिया एज वेल सर, है ना। तो आपको ये पॉइंट थोड़ा आइडियोलॉजिकली क्लियर होना चाहिए कि भाई इनका क्या किस तरह से सिग्निफिकेंस रहता है और इनका क्या महत्व और प्रासंगिकता रहती है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। अब कहानी क्या है, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ बर्नियर इन इंडिया सर, ठीक है। बर्नियर ने देखा, पहले दारा सिकोह के लिए वो जोड़ा था सर, ठीक है। दारा सिकोह के साथ साथ उसने बेसिकली एक और व्यक्ति के साथ अपना कार्य किया था, उसका नाम था दानिशमंद खान सर, है ना। अब ये कौन था सर, है ना, हु वॉज दिस पर्सन सर, है ना। तो ये अर्मेनिया से आया हुआ एक ऑफिशियल था, इसको नोबल कहते हैं सर, ठीक है। नोबल का मतलब है ऑफिशियल या मिनिस्टर, जो बेसिकली एंशिएंट मिडीवल इंडिया के लिए मिनिस्टर्स के लिए या ऑफिशियल्स के लिए यूज़ होता था सर, ठीक है। और इसकी योगदान ये है, पर्टिकुलरली अगर आप समझने की कोशिश करिए, वो यहाँ पे आपको मिलेगा कि उसके साथ भी ये जुड़ा होता है सर, ठीक है ना। तो आपको कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई 3-4 ऑप्शंस दे देंगे ना, तो ऑप्शंस के अंदर आपको कभी कभी नाम दे देगा सर, ठीक है ना, कि भाई दानिशमंद खान के साथ जुड़ा हुआ कुछ बातें पूछेगा, या अकबर के साथ बोली हुई कोई बात होगी, और अकबर के ऑप्शन में आपको दानिशमंद खान का नाम दे देगा सर, ठीक है। और आपको बोलेगा कि दानिशमंद खान वॉज वन ऑफ द नवरत्नस ऑफ अकबर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो आपको कभी कभी जब आप किताबें पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये सब नामों को एलिमिनेशन के लिए भी याद रखना है सर, ठीक है। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिकॉज आप गोलू बच्चे हो एंड आप अभी भी एनसीईआरटी को एनसीईआरटी सेंट्रिक देख रहे हो, एनसीईआरटी से एलिमिनेशन की टेक्निक आपको डेवलप होती है, एनसीईआरटी से आपका एक पूरा विचार डेवलप होता है कि अच्छा इसको इस तरह से भी अप्रोच किया जा सकता है, द सब्जेक्ट कैन बी अप्रोच इन दिस पर्टिकुलर वे एज वेल सर, ठीक है ना। तो इसमें ये आपको बहुत काम में आता है सर, ठीक है। तो ये जो बर्नियर है, ये बर्नियर दारा सिकोह के साथ तो जुड़ा हुआ था, याद रखिएगा। दारा सिकोह को तो फिर औरंगजेब ने मार दिया था, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताने की कोशिश भी की थी सर, ठीक है। दूसरी पॉइंट, ये दानिशमंद खान के साथ जुड़ा था। अब दानिशमंद खान था कौन सर, है ना, हु वाज दिस बाय, है ना। तो दिस गाय वाज एन अर्मेनियन नोबल। अर्मेनिया करके एक प्रदेश आपको पता होगा सेंट्रल एशिया में है सर, ठीक है। तो अजरबैजान अर्मेनिया आज के बीच में, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी तनातनी भी चल रही है, और भारत को फिर डिप्लोमेटिक स्टैंड भी लेने की आवश्यकता आ गई है सर, ठीक है। तो ये अर्मेनिया से आया हुआ व्यक्ति था, उसके साथ भी ये जुड़ता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद ये औरंगजेब के साथ चला जाएगा, क्योंकि औरंगजेब सेना जीत गया था, दारा सिकोह को हरा दिया गया था। औरंगजेब ने कहा मैं शहंशाह हिंदुस्तान हूँ, तो ये भाई साहब डिसाइड करता है कि चलिए भाई दैट्स इट्स अ गुड थिंग कि मैं यहाँ पे
इनफैक्ट है ना भारत के अंदर जो राजा बोल रहा है उसके साथ कार्य करूँ सर, ठीक है। तो बर्नियर क्या करता है सर, है ना, वो औरंगज़ेब के साथ चला जाएगा। अब बर्नियर की स्टोरी क्या है सर, है ना, द स्टोरी ऑफ बर्नियर, उसको पहले स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं, या बेसिकली हम लोग इसमें ब्लैंक पेजेस के ऊपर देख लेते हैं, फिर वो ज़्यादा ठीक रहेगा सर, ठीक है ना। तो 3-4 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग याद रखेंगे। बर्नियर फ्रांस का ट्रैवलर था सर, ठीक है ना, ही वॉज अ फ्रेंच ट्रैवलर सर, ठीक है। पहली चीज़ मैंने आपको बताया 1656 से लेके 1658 तक, ये 68 तक भारत में रहेगा, 12 ईयर्स तक इसका टेन्योर रहता है सर, ठीक है। तीसरी पॉइंट हम लोग बर्नियर के अंदर क्या याद रखेंगे, ये दारा सिको के साथ जुड़ा हुआ था। दारा सिको कौन था, युवराज था मुगलों का सर, ठीक है। लेटर ऑन बेसिकली दनिशमन खान के साथ भी जुड़ जाता है सर, है ना। सो ही विल बी ज्वाइनिंग विद दनिशमन खान, ये नोबल हुआ करता था, और उसके बाद ये औरंगज़ेब के साथ जुड़ता है सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। इसने किताब लिखी थी द ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। ऐसे तो 2-3 किताब थी, बट ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसकी ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर ये बहुत फेमस किताब है। जैसे मैंने आपको स्टोरिया डी मुगल के बारे में कल के क्लास के अंदर बताया था, है ना। स्टोरिया डी मुगल वॉज अ बुक जो एक विदेशी नागरिक के द्वारा, ट्रैवलर्स के द्वारा लिखी गई है सर, ठीक है। अब देखिए औरंगज़ेब 1658 के बाद पावर के ऊपर आ गया था सर, ठीक है। 1658 से लेकर 1707 तक औरंगज़ेब वॉज डिफेक्टो रूलर ऑफ दिस कंट्री, है ना। करीबन 50 साल तक उसने आयरन हैंड बना के भारत के ऊपर शासन किया। अब इस पीरियड में जब औरंगज़ेब शासन कर रहा है, व्हेन औरंगज़ेब इज एक्चुअली रूलिंग ओवर द कंट्री, तो इस पीरियड में औरंगज़ेब ने एम्पायर बिल्डिंग किया था, है ना। तो दिल्ली से लेके अलग अलग प्रदेशों में औरंगज़ेब ने अपना साम्राज्य बनाया था। तो होता क्या है कि ये भाई साहब जो है अपने बर्नियर करके जो ट्रैवलर है ना, वो औरंगज़ेब जहाँ जहाँ पे एम्पायर बिल्डिंग करेगा वहाँ पे उसके साथ ट्रैवल करेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब एम्पायर बिल्डिंग के अंतर्गत इसको मौका मिला है कश्मीर जाने के लिए सर, ठीक है। तो बर्नियर ने भारत में कश्मीर के बारे में लिखा है। अब देखो ये आपके लिए बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकता है कि एक फ्रेंच ट्रैवलर भारत के अंदर आता है और भारत के कश्मीर की बारे में लिखता है। ही केम टू इंडिया एंड ही एक्चुअली रोट अबाउट कश्मीर, दिस थिंग शोज़ कि इसकी क्या खासियत रहती है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि भाई उसने कश्मीर के बारे में लिखा है सर, गेटिंग माय पॉइंट। एंड दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड कि ये कश्मीर के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ों को हाईलाइट करवाने की कोशिश करता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यू विल सी कि ये कश्मीर जाता है औरंगज़ेब की सेना के साथ, उसके मिलिट्री एक्सपीडिशन के ऊपर अटैक करेगा। सो ही विल बी एक्चुअली गोइंग फॉर अ मिलिट्री एक्सपीडिशन, और मिलिट्री एक्सपीडिशन के थ्रू ये बताता है कि देखो मुगल आर्मी किस तरह से कार्य कर रही है सर, ठीक है। सो ही टॉक्स अबाउट द मुगल आर्मी, अभी आगे की स्लाइड्स के अंदर आपको बताता हो, है ना, समझे। तो आपको आइडिया रहेगा कि ये मुगल आर्मी के बारे में क्या लिखता है सर, ठीक है। दूसरा, ये कश्मीर तो जाएगा ही सर, है ना, कश्मीर के साथ साथ ये बंगाल के अंदर भी जाएगा सर, ठीक है। सो ही विल बी गोइंग इन बंगाल एज वेल सर, ठीक है। ये कश्मीर तो जाता ही है, ये कश्मीर से एक स्टेप आगे जाके बंगाल भी जाएगा सर, ठीक है ना। सो यू विल सी कि ये बंगाल भी जाने की शुरुआत करता है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो ये बंगाल जाएगा। बंगाल भी उस टाइम पे औरंगज़ेब ने कैप्चर करके रखा था, है ना, शाहजहाँ के समय से बेसिकली बंगाल वॉज पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इसकी भी जानकारी देने की कोशिश करता है सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तीसरी पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करिए, बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर, तो ही वॉज सीन विथ अ वेरी हाई रिस्पेक्ट, है ना। तो ये डॉक्टर होने के नाते अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो उसको हाई एस्टीम के साथ, है ना, हाई सोशल एस्टीम के साथ देखा जाता था, क्योंकि यूरोपियन नॉलेज उस टाइम पे काफ़ी बढ़ गया था। ये उसकी जानकारी बताता है सर, ठीक है। इनफैक्ट ये टवेनियर को भी मिलता है। टवेनियर कौन था, ये भी फ्रांस का ही नागरिक था, और ये भी घूमते घूमते उस टाइम के दौरान मुगलों के कोर्ट में आया होता है सर, है ना। मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था सर, ठीक है। तो आपको पूछेगा कभी कभी कौन किसके कंटेम्प्रेरी हुआ करता है ना, आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि हु आर द कंटेम्प्रेरी ऑफ ईच अदर। तो आपको इस प्रकार से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया रहना चाहिए ये टवेनियर को भी मिलने की कोशिश करेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो ही विल बी मीटिंग टवेनियर इन बंगाल, वो टवेनियर को बंगाल के अंदर मिलता है। इसके सिवाय उसकी एक मीटिंग हुई थी एक और ट्रैवलर के साथ जिसका नाम था जॉन चार्डिन सर, है ना, याद रखिएगा। टवेनियर को बंगाल में मिलता है बाय द वे सर, है ना। सो हिल मीटिंग टवेनियर इन बंगाल सर, ठीक है। उसके सिवाय एक और ट्रैवलर था जॉन चार्डिन, उसको सूरत में मिलता है सर, ठीक है। ये जॉन चार्डिन कौन था, इसको एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट दिस कैन बी अ क्वेश्चन, ये आपका पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है ट्रैवलर्स के अंदर कि भाई इनका भी योगदान बता दीजिए, भाई इनका क्या योगदान है सर, ठीक है ना, भारतीय इतिहास को लेके सर, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि भाई ही मेट सम पर्सन जो ट्रैवल करते समय, इनफैक्ट है ना, वो सूरत वाले रीजन के अंदर वो पर्शिया वापस जा रहा होता है, तब की कहानी है सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक तो ये कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी सर, ठीक है। अदर देन दिस बर्नियर्स ने भारत के अंदर
जो एग्जाम्पल दिया था उसमें साइंस के बेसिस के ऊपर, साइंटिफिक बेसिस के ऊपर रेसिज्म के ऊपर कमेंट की थी। और उसने बताया था कि भाई भारत के अंदर जो रेशियल पॉलिसीज़ है या अलग अलग प्रकार की एथनिसिटीज़ हैं उसके बारे में ये नॉलेज देता है सर, ठीक है ना। तो ये रेशियल प्रोफाइलिंग के बारे में लिखता है, ह्यूमन रेसिस के बारे में लिखता है, या वाइट स्किन और ब्राउन स्किन के बारे में लिखता है सर, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट आपको इसके अंदर से मिलता रहता है, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग कार्य इसका दिखता रहेगा सर, ठीक है। तीसरी पॉइंट वो ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर की जब वो बात करेगा उसमें इकोनॉमी की बात करता है सर, है ना। उसकी जो किताब है ना ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर सर, वो 12 साल तक भारत में रहता है ना सर, ठीक है। तो मुगल एम्पायर में कश्मीर से लेके बंगाल से लेके सूरत तक ये सब जगह पे जाएगा सर, ठीक है। उसमें उसने इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बहुत लिखा है, और इकोनॉमिक कंडीशंस में आप पकड़ने की कोशिश करोगे इंडिया के टेक्सटाइल्स के बारे में लिख रहा है सर, ठीक है ना। और टेक्सटाइल्स के अंतर्गत ये लिख रहा है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता था सर, समझे आप लोग, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस के ऊपर ये कारखानों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कराएगा सर, ठीक है ना। सो ही विल बी हाईलाइटिंग द केस ऑफ द कारखाना सिस्टम इन दी मिडिवल इंडिया सर। अब कारखाना है क्या सर, ठीक है। तो कारखाना इज नोन एज द वर्कशॉप, इट्स काइंड ऑफ अ वर्कशॉप, मैन्युफैक्चरिंग का एक वर्कशॉप के रूप में उसको कंसिडर किया जा सकता है सर, ठीक है। और वो बता रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होती थी। इसी के तहत ये कपड़े की बात करता है और औरंगज़ेब के कपड़े की बात करता है। सो ही विल बी हाईलाइटिंग द केस ऑफ औरंगज़ेब्स क्लॉथ एज वेल सर, ठीक है, कि भाई औरंगज़ेब किस प्रकार के कपड़े पहनता था, कहाँ कहाँ की कहानी रहती है सर, ठीक है। और इसके साथ साथ ये बताता है कि भारत में अलग अलग प्रकार के कपड़ों बनते थे सर, ठीक है। ये कपड़ों के अंदर बेसिकली उसने मुस्लिम के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। और मुस्लिम क्यों था, क्योंकि मलमल मैंने आपको बताया था बहुत बारीक सा कपड़ा होता है, इट्स अ वेरी फाइन क्लॉथ। और ये मलमल की खासियत आपको पता होगी कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें है ना पास ऑन हो जाती है सर, ठीक है। वो रिंग होती है, रिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें पास ऑन हो जाएगी, एंड मलमल इतना बारीक होता है सर, ठीक है। तो औरंगज़ेब के बारे में बोलता है कि मुगल्स की जो नोबिलिटी क्लास है ये मलमल वलमल का काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर यूज़ भी किया करते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट। तो एक तो ये भी खासियत उसकी आपको इसके अंदर से दिखेगी सर, ठीक है। इसके सिवाय यू विल फाइंड कि ये दानिशमंद खान के बारे में लिखेगा सर, ठीक है। अब दानिशमंद खान था कौन सर, है ना। तो मैंने आपको बताया कि इन हिज बुक ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर ही इज़ एक्चुअली हाईलाइटिंग हिज रिलेशन विद दानिशमंद खान सर, है ना। अब दानिशमंद खान जो है वो अर्मेनियन नोबल था, ही वॉज एन अर्मेनियन नोबल सर, है ना। एंड अर्मेनियन नोबल था, ये बेसिकली औरंगज़ेब के कोर्ट में बैठा करता था, ही वॉज सिटिंग इन द कोर्ट ऑफ औरंगज़ेब्स कोर्ट, और औरंगज़ेब का ही एक मंत्री के रूप में या एक बेसिकली ऑफिशियल के रूप में उसका कार्य रहेगा सर, ठीक है। ये दानिशमंद खान की खासियत ये है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर था, तो औरंगज़ेब के अंदर वो बेसिकली फॉरेन अफेयर्स को भी संभालता था, ही वॉज एक्चुअली हैंडलिंग द फॉरेन अफेयर्स, मतलब जो विदेश मामलों के जो मुद्दे हैं उसको भी संभालने की कोशिश कर रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। यू विल ऑल्सो सी दैट ये फॉरेन अफेयर्स के साथ साथ इसको दिल्ली का गवर्नर भी बनवाया गया था सर, ठीक है। तो यू कैन सी दैट जब दानिशमंद खान के बारे में बर्नियर लिखेगा तो बर्नियर एक्चुअली हाईलाइट्स द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ मुगल कोर्ट, है ना, कि भाई मुगल राजाओं के समय पे किस प्रकार की राजकीय परिस्थिति हुआ करती थी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। साथों साथ ये भी कहता है कि ये उसका मीर बख्शी भी था सर, है ना। मीर बख्शी का मतलब द मिलिट्री पे मास्टर, तो सेना को कंट्रोल करने वाला और साथों साथ सेना की सैलरी करने वाला जो ऑफिशियल था उसको मीर बख्शी कहते थे सर, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि एक ही व्यक्ति है कितने सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर बैठा हुआ है सर, ठीक है। कौन है? दानिशमंद खान, जिसके बारे में बर्नियर लिखता है, और बर्नियर लिखता है कि ये बड़ा ही पावरफुल बंदा हुआ करता था, जिसने इनफैक्ट है ना औरंगज़ेब के कोर्ट को काफ़ी अच्छी तरह से डोमिनेट किया था सर, ठीक है। तो बेसिकली बर्नियर इसको अपने बहुत ही हाई एस्टीम में देखता था, उसको माय आगा के रूप में, आगा के रूप में पहचानता था सर। हाई आगा का मतलब है रिस्पेक्टेड वन सर, समझे कि नहीं समझे ना, कि उसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बुलाने की उसको आदत थी, उसको लग रहा था कि ये व्यक्ति बहुत ही पावरफुल है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सब कोशिश आपको यहाँ से मिलती रहेगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये बर्नियर की कहानी आपको आइडिया रहना चाहिए कि बर्नियर ने भारत के अंदर मुग़ल कोर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। इनफैक्ट बर्नियर के बारे में ऐसा भी कहते हैं कि वो जब भारत में आया तो उसने भारत के कल्चर, हिंदू रिलीजन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है सर, ठीक है ना। तो और उसने पढ़ा भी था सर, है ना। तो ही हैड एक्चुअली स्टडीड अबाउट द हिंदू रिलीजन, ही हैड स्टडीड अबाउट द आइडियाज़ ऑफ द हिंदू फिलोसफीज एज वेल। तो ये 5-6 पॉइंट्स में आपको बर्नियर का योगदान मिलेगा सर, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी बर्नियर की थी।
अब देखते हैं बर्नियर एक्चुअली दिखता कैसा है सर, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि ये बर्नियर की कहानी क्या है सर, ठीक है ना। तो बर्नियर कैसा दिखता है, ये रहा आपका बर्नियर, है ना। कैन यू सी ओवर हियर, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ बर्नियर, दिस इज़ पर्सनली बर्नियर हिमसेल्फ सर, ठीक है ना। और ये बर्नियर बेसिकली भारत में क्या कार्य कर रहा है यूरोपियंस के रूप में, उसकी आपको ये पेंटिंग दिखेगी सर, है ना। तो यू विल फाइंड अ पेंटिंग ओवर हियर जो बर्नियर के साथ बातें जुड़ी हुई थी सर। अब देखते हैं आगे बर्नियर के बारे में क्या लिखा है सर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया दारा सुको के कोर्ट में था, दानिशमंद खान और ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर करके एक किताब लिखता है सर, ठीक है। और 12 साल तक भारत में रहेगा, सूरत जाएगा, कश्मीर जाएगा और बंगाल जाएगा सर, ठीक है ना। कश्मीर जाएगा और बंगाल जाएगा सर, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं एनसीईआरटी में ये महाशय के बारे में क्या लिखा है, व्हाट हैज़ बीन रिटन इन द एनसीईआरटी सर, ठीक है। सो वो जहाँ जहाँ ट्रैवल करेगा सर, है ना, बर्नियर जहाँ जहाँ ट्रैवल करेगा, ही विल बी ट्रैवलिंग टू मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। एंड ही विल बी कंपेयरिंग विद दिस ऑफ यूरोप, है ना। वो इंडिया और यूरोप के साथ कंपैरिजन करेगा कि देखिए यार भारत में ऐसी सिचुएशन है तो यूरोप में कैसे सिचुएशन है सर, ठीक है। सो बर्नियर ट्रैवल्ड टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड रोट अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ, फ्रीक्वेंटली कंपेयरिंग इंडिया विथ यूरोप, है ना। समझे कि नहीं समझे। तो इसकी राइटिंग में भी इंडिया और यूरोप के बीच में कंपेरिजन है सर, ठीक है। अगर आपको अल बिरूनी की राइटिंग के बारे में पता होगा सर, है ना, मैंने आपको अल बिरूनी के बारे में बताया था। अल बिरूनी ने किताब लिखी थी किताबुल हिंद, और किताबुल हिंद के थ्रू भी वो इंडिया को बेसिकली इस्लामिक वर्ल्ड के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, कि भाई देखिए भारत में ऐसा है, वेस्ट एशिया में कुछ ऐसी परिस्थिति हुआ करती थी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे भी बर्नियर ये चीज़ों को हाईलाइट करेगा सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तीसरी पॉइंट क्या लिखता है, ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग टू लुई XIV, द किंग ऑफ फ्रांस। Many of his other works were written in the form of letters to influential officials and ministers, है ना। तो ये भाई साहब ने लुई XIV को डेडिकेट किया। अब देखो लुई XIV उस टाइम पे फ्रांस का राजा था। इनफैक्ट लुई XIV वॉज द वन जिसने फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई थी सर, है ना। तो इसका एक मिनिस्टर हुआ करता था कॉलबर्ट, 1664 में बनवाई जाती है सर, ठीक है। ये इस टाइम के अंदर भारत में इनफैक्ट जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसके पहले से ये लोग भारत में आ चुके थे सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ओके, सो एवरीवेयर बर्नियर विल बी हाईलाइटिंग इंडिया एज अ ब्लीक सिचुएशन कंपैरिजन टू द डेवलपमेंट इन यूरोप सर। ब्लीक सिचुएशन का मतलब क्या है सर, समझे आप लोग, ठीक है। यू विल फाइंड कि ब्लीक सिचुएशन का मतलब ये है कि वो यूरोप को जब हाईलाइट करेगा भारत के साथ, वो लिखेगा कि यार इंडिया में कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है सर, ठीक है ना। कोहरा ही कोहरा का मतलब क्या है सर, ठीक है, मतलब ये है कि भाई यहाँ परिस्थिति थोड़ी ख़राब हो चुकी है, चीज़ें उनके काबू के बाहर चली गई है सर, ठीक है। एंड दे आर नॉट एबल टू एडमिनिस्टर, दे आर नॉट एबल टू लाइक नो, इकोनॉमिकली काफ़ी प्रॉब्लम्स है सर, ठीक है। पॉवर्टी की कंडीशंस आपको दिखेगी। इनफैक्ट ये पॉवर्टी की कंडीशंस में पीटर मुंडी भी लिखता है, पीटर मुंडी फमाइन के बारे में लिखेगा सर, ठीक है। फिर पालसट करके एक और डच ट्रैवलर था, पालसट भी लिखता है कि भाई यहाँ थोड़ी परिस्थिति ख़राब है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। अब इन्होंने जो जो चीज़ें लिखी है वो अपने अनुभव के थ्रू लिखी है, पर्सनली अपने एक्सपीरियंसेस को उन्होंने शेयर किया है सर, ठीक है। कभी कभी ये होता था कि इनके एक्सपीरियंसेस के अंदर एक्यूरेसी नहीं भी होती थी सर, ठीक है। सो यू विल नॉट फाइंड कि एवरी टाइम इनके जो राइटिंग्स थे वो एक्यूरेट थे, बट हम लोग कह सकते हैं कि पार्शियली ये लोग करेक्ट लिखते थे सर, ना। पार्शियली करेक्ट होने का मतलब क्या है सर, कि इन्होंने जो जो चीज़ें लिखी है उनमें से कुछ कुछ चीज़ें सच्चाई भी थी, कुछ कुछ चीज़ें सच्चाई नहीं भी थी सर, है ना। सो देयर वर सम थिंग्स दैट वर करेक्ट, देयर वर सम थिंग्स दैट वर नॉट करेक्ट, है ना। दोनों कंडीशंस आपको मिलेगी। पर बर्नियर की जो किताब है ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, वो बहुत पॉपुलर हो गई सर, ठीक है। इतनी पॉपुलर हो गई तो उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया सर, है ना। इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू वेरियस लैंग्वेजेस, है ना। क्योंकि ये किताब बेसिकली मुग़ल एम्पायर की जो कच्चा चिट्ठा है वो हाईलाइट करवाता है, औरंगज़ेब के समय की पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न यू विल फाइंड कि बर्नियर्स वर्क वर ट्रांसलेटेड इन फ्रांस इन 1670-71, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, जर्मन, डच, इटालियन विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। आप समझने की कोशिश करिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में आया है 12 साल तक, उसकी सब किताबें बेसिकली लिखी जाती है सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। आप समझने की कोशिश करिए। और जितना इंडिया से जो इंडिया का नॉलेज है, इंडियन नॉलेज जो है, या इंडिया की कंडीशन है सर, है ना,
वो यूरोप के अंदर बेसिकली पॉपुलर होगी सर, है ना। इसकी पॉपुलैरिटी होगी क्यों? क्योंकि किताबों के अंदर भारत को दर्शाया गया था, लोग डिस्कशन करते थे कि इंडिया ऐसा लग रहा है, इंडिया वैसा लग रहा है सर, ठीक है। उतनी ही यूरोपियंस की उत्सुकता बढ़ जाती थी फॉर कमिंग टूवर्ड्स इंडिया सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। सो बर्नियर्स वर्क वर पब्लिश्ड इन 1670-71, दे वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, डच, जर्मन एंड इटालियन सर, ठीक है ना। मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर इसको कन्वर्ट करवाने की कोशिश की जा रही है सर, ठीक है। अलग अलग भाषाओं में उसको रीप्रिंट करवाया गया था, रीप्रिंटेड 8 टाइम्स इन द फ्रेंच एंड 3 टाइम्स इन इंग्लिश, है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी थी सर, है ना। जब एक किताब को रीप्रिंट करवाने का मतलब ये है कि उसकी डिमांड कितनी होती है सर, ठीक है। तो यू सी दैट इसके कारण जो इंडिया के अंदर जो 17th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी की जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, जो यूरोपियंस ने लिखी थी, जो यूरोपियन ट्रैवलर्स के द्वारा लिखी गई थी, वो यूरोप में बहुत पॉपुलर होती है सर, ठीक है। उसके सामने आप देखिए किताबुल हिंद हो गई है, या किताबुल रुहेला हो गई है, या तबक़त नसीरी हो गई है सर, ठीक है ना। आपको बहुत सारी किताबें, तारीख़ फ़िरोज़ शाही हो गई है सर, ठीक है। मल्टीपल बुक्स आपको पर्शियन ओरिजिन की दिखेगी, अरबिक ओरिजिन की दिखेगी। ये सब मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में हुआ करती है, उसको तवारीख कहते हैं। तवारीख का मतलब बेसिकली तारीख के रूप में उसको पहचानेंगे सर, ठीक है। ये जितनी भी तवारीख हुआ करती थी या बेसिकली तारीख हुआ करती थी, ये मुख्यतः अगर आप समझने की कोशिश करोगे 1800 से पहले कन्वर्ट नहीं होती है, या उसकी पब्लिकेशन नहीं होती है सर, ठीक है। तो ये तवारीख है। तवारीख का मतलब होता है तारीख, या डेट्स कहते हैं उसको, दे आर ऑल्सो नोन एज डेट्स एज वेल सर, ठीक है। तो कहानी ये चलती है कि भारत की पॉलिटिकल कंडीशंस को और भारत की जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस है, उसको ये फॉरेन ट्रैवलर्स ने काफ़ी इंटरेस्टिंग वे के अंदर हाईलाइट करवाया था सर, है ना। और इनके हाईलाइटिंग के द्वारा भारतीय कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज को इन्होंने काफ़ी पॉपुलराइज भी किया, खास करके पॉलिटिकल कंडीशंस को। और इसके सामने पर्शियन ऑथर्स जो है, या अरबिक ऑथर्स है, इन्होंने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी है वो भारत के बाहर जाके बहुत पॉपुलर होते होते टाइम लग जाएगा सर, ठीक है। तो यूरोपियंस हैड मोर इंटरेस्ट, यूरोपियंस एक्चुअली केम टू नो मोर अबाउट इंडिया बिकॉज द यूरोपियन बुक्स और द इंडियन नॉलेज और द इंडियन कंडीशंस वर ट्रांसलेटेड इनटू यूरोपियन आइडियाज सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये सब कहानी आपको इसके अंदर से दिखेगी बर्नियर के बारे में सर, ठीक है। अब बर्नियर ने क्या क्या चीज़ें लिखी है आप समझने की कोशिश करिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बर्नियर ने ट्रैवल किया था, बर्नियर एक्चुअली ट्रैवल्ड विद द मुगल आर्मी, याद आया कि नहीं आया आपको सर, ठीक है। और मैंने आपको मुगल आर्मी के साथ जब बर्नियर ट्रैवल कर रहा है तो कहाँ पे ट्रैवल किया था वो भी बताया था सर, ठीक है, कश्मीर के अंदर, याद आया सर, ठीक है। तो जस्ट फ्यू सेकेंड्स बैक और फ्यू मिनट्स बैक आई हैड एक्चुअली डिस्कस्ड कि बर्नियर बेसिकली मुग़लों के साथ कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है। तो मुग़ल आर्मी के साथ कश्मीर में गया होता है सर, ठीक है। औरंगज़ेब ने कश्मीर में धावा बोला होता है उस टाइम पे सर, ठीक है। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को वहाँ पे शेयर करता है सर, ठीक है। क्या शेयर करता है आप समझने की कोशिश करिए। ट्रैवलिंग विद द मुग़ल आर्मी, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ बर्नियर सर, ठीक है ना। सो यू विल फाइंड कि बर्नियर ने मुग़लों के साथ अपने अनुभव कैसे रहे हैं, अपनी वो क्या कहते हैं कि उनके साथ जो ट्रैवल कर रहा था उसमें क्या लिखा है सर, ठीक है। लिखा है दिस इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम इस डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्मीज मार्च टू कश्मीर सर, है ना। ये कश्मीर के अंदर मुग़ल सेना का जो मार्च था उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है सर, ठीक है। और फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस को लिखेगा सर, ठीक है। और लिखता है आई एम एक्सपेक्टेड टू कीप 2 गुड टर्कमैन हॉर्सेस and I also take with me a powerful Persian camel and a driver, a groom for my horses, a cook, a servant to go before my horse with a flask of water in his hand, according to customs of the country। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, इसको सादी भाषा में मौज हो गई थी सर। मौज समझ में आता है कि नहीं आता सर, ठीक है ना। मौज हो गई बेटा, मौज करा दी सर, ठीक है। मैं ये मौज करा दी क्यों बोल रहा हूँ सर, ठीक है। ये मुग़ल सेना के साथ ट्रैवल कर रहा था सर, समझे कि नहीं समझे। पर इसको इतनी Z+ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी कि ये सेना के साथ एक्सपीडिशन में कम गया होता है, लगता है कि पिकनिक में ज़्यादा गया होता है सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट। तो इसको 2 घुड़सवार दिए गए थे सर। ही वॉज गिवन 2 हॉर्सेस, टर्कमैन हॉर्सेस, है ना, उसको घुड़सवार कैवलरी दी गई है सर, ठीक है। आई ऑल्सो टेक विथ मी अ पावरफुल पर्शियन कैमल ड्राइवर सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो उसके पास एक ऊँट भी हुआ करता था, घोड़ा भी था, ऊँट भी था सर, ठीक है। उसके बाद एक ग्रूम हुआ करता था जो हॉर्सेस का ध्यान रखता था। मतलब 2 घुड़सवार तो आपको मिलेंगे, घोड़े की खातिरी करने के लिए, घोड़े का ध्यान रखने के लिए एक और ऑफिशियल आपको मिलेगा सर, ठीक है। एक कुक भी हुआ करता था और एक सर्वेंट भी हुआ करता था सर, है ना। एक नौकर भी हुआ करता था, एक खाने बनाने वाला भी हुआ करता था सर, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इसके पास घुड़सवार थे। मतलब एक व्यक्ति है
एक व्यक्ति के पीछे सर्विसेज में आप पकड़ने की कोशिश करोगे मिनिमम 5 लोग तो उसके आजू बाजू में थे, 5 से 6 लोग सर, है ना। और एक हाथी भी था, एक कैमल भी हुआ करता था, कैमल के साथ साथ हॉर्सेस हुआ करते थे, 2 हॉर्सेस सर, ठीक है। और इसको इस प्रकार की प्रोटोकॉल दी गई थी, समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है ना। तो कश्मीर जा रहा था दिल्ली से, बोले औरंगज़ेब ने कहा कि तुम इतने बहुत ही स्मार्ट बंदे हो तो तुम्हारे लिए इतनी फैसिलिटी तो हम कर ही सकते हैं ना, और तुम्हारे पास तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी है ना, डिप्लोमेटिक प्रिविलेज भी है, क्या कहते हैं वाइट प्रिविलेज भी है, तुम तो यूरोप से आए हो तो तुम्हारे लिए तो हम लोग करेंगे, है ना, तुम चिंता मत करिए सर, ठीक है। फिर क्या लिखता है, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ एवरी यूजफुल आर्टिकल, है ना, सच एज टेंट ऑफ मॉडरेट साइज, तंबू भी दिया गया सोने के लिए सर, ठीक है। अ कारपेट, अ पोर्टेबल बेड मेड ऑफ 4 स्ट्रॉन्ग बट लाइट केन्स, उसको एक बिस्तर भी दिया जाता है सर, ठीक है। अ पिलो मैट्रेस एंड अ राउंड लेदर टेबल क्लॉथ यूज्ड एट मील्स, उसको यहाँ पे तकिया भी दिया गया है, वो दिया गया कि मैट्रेस भी दिया गया है, उसको क्लॉथ भी दिया गया है। फ्यू नेकपिन्स ऑफ डाइड क्लॉथ, 3 small bags with culinary utensils, sir, है ना, which are all placed in a large bag, and this bag is again carried by a capacious and strong double sack net made of leather thongs। मतलब बेसिकली एक लकड़े की एक अलग से लकड़ा कहाँ, चमड़े की एक अलग से बेसिकली एक वो पूरी की पूरी निर्माण की गई है बैग को, और उसके अंदर ये सब कुछ डाला गया है सर। आप समझने की कोशिश करिए कि ये भाई साहब मुग़ल आर्मी के साथ ट्रैवल कर रहा था या पिकनिक में जा रहा था सर, ठीक है ना। तो काइंड ऑफ 5 स्टार फैसिलिटी के साथ ये ट्रैवल कर रहा है सर, है ना। बर्नियर इज ट्रैवलिंग विद अ वेरी 5 स्टार फैसिलिटी, ये दिख रही है सर, ठीक है। दिस डबल सैक लाइकवाइज कंटेन द प्रोविजंस, लिनन एंड वेयरिंग अपैरल बोथ ऑफ द मास्टर एंड द सर्वेंट्स, सबके कपड़े वपड़े भी इसके अंदर आ जाते थे, ये भी बात कर रहा है सर, ठीक है। ये लिखता है, आई हैव टेकन केयर टू ले इन स्टॉक ऑफ एक्सीलेंट राइस फॉर 5-6 days ऑफ कंजम्पशन, यहाँ से चावल भी लेके गया है, और स्वीट बिस्किट फ्लेवर्ड विथ अ हर्ब लाइम्स एंड शुगर, सर समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बता रहा है कि देखो मैं सब कुछ लेके गया था सर। उसके बाद ये लिख रहा है कि नॉर आई हैव फॉरगॉटन अ लिनन बैग विथ इट्स स्मॉल आयरन हुक फॉर द पर्पस ऑफ सस्पेंडिंग एंड ड्रेनिंग कर्ड, नथिंग बीइंग कंसिडर्ड सो रिफ्रेशिंग इन दिस कंट्री एस लेमनेड एंड दही। मतलब वो कह रहा है कि दही को बनाने के लिए, आपको पता होगा दही को जमाया जाता है सर दूध में, ये क्या नींबू को इनफेक्ट है ना डाल के सर, है ना। तो बोल रहा है कि मैंने एक हुक लिया था। हुक क्यों लिया था? क्योंकि एक हुक था, ये हुक के अंदर बेसिकली ये दीवार होती है, यहाँ पे ये हुक को चिपका दिया सर, है ना। फिर एक थैली के अंदर आपने दही डाल दिया, सो दैट वो दही अंदर से पानी नीचे गिरता रहेगा और दही बन जाएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो ड्रेनिंग दही आप समझने की कोशिश करें, कपड़ा होता है ना, कपड़े के अंदर वो डाल के पानी को ड्रेन आउट करवा दिया जाता है सर, ठीक है। तो ये भाई साहब लिख रहा है, ही इज़ एक्चुअली हाईलाइटिंग दिस केस, और ये बता रहा है कि देखो मैं सब कुछ लेके गया था सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो यू कैन इमेजिन कि ये भाई साहब कश्मीर बश्मीर जहाँ जहाँ मुगल सेना जा रही थी उसके साथ ट्रैवल कर रहा है सर, ठीक है। कौन सी किताब थी? ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, नाम याद रखेगा। दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर सर, है ना। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा डायरेक्टली, बट एज अ टीचर मेरा ये कार्य और दायित्व होता है कि मैं आपको एनसीईआरटी के थोड़े एक स्टेप बियॉन्ड लेके जाऊँ सर, है ना। क्योंकि क्वेश्चंस आजकल जब बन रहे हैं वो वर्बेटिमली एनसीईआरटी से कम बन रहे हैं, फिर उसमें फिर आपको है ना थोड़ा क्या कहता है कि 19-20 करना पड़ता है या उसमें से फिल्टर करना पड़ता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये तो एक तो आपको बर्नियर की कहानी दिखेगी। बर्नियर ने बेसिकली भारत के बारे में क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की है, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में सर, ठीक है ना। अब देखिए बर्नियर ने जो जो चीज़ें लिखी है भारतीय इतिहास को लेके, ये इतिहास के बारे में इनफैक्ट वो काफ़ी हाईलाइट चीज़ें करता है, और वो बताता है कि इंडिया वॉज वेरी मच कॉन्ट्रास्टिंग व्हेन इट कम्स टू यूरोप सर, है ना। तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट, है ना, समझे कि नहीं समझे। ये बहुत सारे ऑथर्स आज भी लिखते हैं, तभी भी लिखा करते थे सर, ठीक है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्यों? क्योंकि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी दिखती है कभी कभी, और यही भारत के अंदर आपको एक्सट्रीम रिचनेस भी दिखेगी। उतना पैसा दिखेगा, उतना पैसा दिखेगा, मतलब आपकी है वो आंखें फट जाती है, वैसा पैसा दिखता है सर, ठीक है। भारत में उतनी ही सर्दी बढ़ती है, आप पहाड़ी विस्तारों में चले जाओ, और आप गुजरात में या राजस्थान में चले जाओगे आपको उतनी ही गर्मी लगेगी सर, ठीक है, डेजर्ट वाले एरिया में। आप कोस्टल एरिया में चला जाओगे आपको अलग फीलिंग होगी, या फॉरेस्ट में जाओगे आपको अलग फीलिंग आ जाएगी। सब जगह पे एक्सट्रीम है, नेचर से लेके, क्लाइमेट से लेके, सोसाइटी से लेके, इकोनॉमी, सब कुछ चीज़ है सर, ठीक। बर्नियर भारत में 2-3 चीज़ें लिखता है, और वो लिखता है कि भारतीय समाज और भारतीय इकोनॉमी इस बार थोड़ी प्रॉब्लम में चली गई है, और बर्नियर ये बताता है कि द इंडियन सोसाइटी इज़ गोइंग थ्रू अ क्राइसिस फेज। क्राइसिस फेज का मतलब ये है कि इकोनॉमिकली काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है सर, ठीक है। अब आपको भी पता होगा कि भारत की कंडीशन ऐसी है
जहाँ पे हमको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल प्ले है सर, ठीक है ना। तो मुग़ल डिक्लाइन में बहुत सारे रीजंस अगर आपको मिलेंगे सर, ठीक है। उसमें डिक्लाइन का एक रीज़न है इकोनॉमिक क्राइसिस इन द मुग़ल एम्पायर सर, ठीक है ना। तो मैं जब आऊँगा ना आपको लास्ट क्लास में, मतलब कल या परसों की क्लास में, तो मैं आपको ये इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बताऊंगा। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन मुगल एम्पायर, कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस कंसेप्ट ऑल अबाउट, है ना, एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंसेप्ट एज वेल सर, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पर एक्चुअली दिस इकोनॉमिक क्राइसिस इज हाईलाइटेड बाय बर्नियर एंड ऑल्सो अ डच ट्रैवलर कॉल्ड एज पालसार्ड सर, है ना। ये पालसार्ड जैसे लोग और बर्नियर जैसे लोग ये क्राइसिस को हाईलाइट करते हैं कि भाई देखिए, बाय द पीरियड ऑफ औरंगजेब मुगल्स हैड वेरी बैड क्रिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन। और अगर आपको पता होगा कि औरंगजेब का मृत्यु हुआ 1707 में, और 1707 के बाद फिर मुगल डिक्लाइन की और शुरुआत हो जाती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर विल टेक प्लेस सर, ठीक है ना। तो ये जो ट्रैवलर्स है, ये ट्रैवलर्स के द्वारा आपको ये चीज़ का कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये ट्रैवलर्स ने ऐतिहासिक रूप में जो जो चीज़ें भारत के बारे में लिखी है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर सम ईयर्स होने की शुरुआत हो जाएगी सर, ठीक है। द थिंग्स दैट हैव बीन हाईलाइटेड बाय द ट्रैवलर्स विल बी रिफ्लेक्टेड प्रैक्टिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये दो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, यू शुड गेट बोथ दिस पॉइंट्स कि इसकी क्या रिलेवेंस और इंपॉर्टेंस रहेगी सर, ठीक है। बर्नियर एंड द डिजेनरेट पास्ट या डिजेनरेट ईस्ट के बारे में वो क्या लिखता है सर। अब सवाल ये आता है डिजेनरेट सर, है ना, व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म डिजेनरेट सर, है ना। तो आप पकड़ने की कोशिश करें, जनरेट का मतलब होता है उत्पादन करना सर, गेटिंग माय पॉइंट। आप पकड़िए द वर्ड जनरेट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय दिस, है ना। सो द वर्ड जनरेट मीन समथिंग जिसके ऊपर आप प्रोडक्शन कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली प्रोड्यूस आउट सर्टेन थिंग्स, है ना, समझे कि नहीं समझे। और यहाँ पे लिखा गया है डी जनरेट सर, है ना। तो डी जनरेट का मतलब क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय दैट सर, समझे। तो डी जनरेटर का मतलब ये होगा कि यहाँ एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई है जहाँ पे भारत की परिस्थिति खराब हो रही है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो 17th सेंचुरी के अंदर जो मुग़लों की कंडीशन थी, जो मिड ऑफ 17th सेंचुरी 1650 के बाद के पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। उसमें मुगल्स के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे थे, क्योंकि मुगल वॉज अ वॉर स्टेट। वॉर स्टेट का मतलब समझ में आता है सर, ठीक है। ये कंटिन्यूसली लड़ाई करते थे। उसमें औरंगजेब करके जो राजा था वो तो फाइटिंग ही फाइटिंग कर रहा है सर, है ना। इसको मिलिट्री स्टेट के रूप में भी बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है। इनफैक्ट अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो इस बार यूपीपीसीएस के अंदर एक प्रश्न आया था असर्शन रीजनिंग के ऊपर से। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट नेचर ऑफ क्वेश्चन, बट उसमें मुगल स्टेट के कंसेप्ट के ऊपर ये प्रश्न पूछा गया था सर, ठीक है। एंड यू विल फाइंड कि बर्नियर जब भारत में आया तब वो देख रहा है कि यार यहाँ डिजनरेशन हो रहा है। डिजनरेशन का मतलब है द क्वालिटी इज़ गोइंग डाउन, द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इज़ गोइंग डाउन। और वो जहाँ से आया था वहाँ यूरोप में उस टाइम पे काफ़ी सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे कि नहीं समझे। आप पकड़ने की कोशिश करिए, ये फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा हमको दो चीज़ें समझ में आ रही है। पहली चीज़ हमको जो समझ में आ रही है फॉरेन ट्रैवलर्स के कंसेप्ट के थ्रू, वहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स है, ये फॉरेन ट्रैवलर्स के कंडीशन के समय पे ड्यूरिंग दिस द राइटिंग्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स वी कैन कंक्लूड एंड वी कैन कम टू दिस फैक्ट कि भारत में इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो गई हैं सर, ठीक है। अब देखिए इब्न बतूता जब आया होता है, व्हेन इब्न बतूता हैड एक्चुअली कम टू इंडिया सर, है ना। तो इब्न बतूता जब आया होता है और इब्न बतूता के सामने अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करोगे बर्नियर की कहानी, इस समय के दौरान बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग और बहुत ही कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन आपको दिखेगी। क्यों होता है सर, ठीक है। इब्न बतूता जब आया तो भारत अपने इकोनॉमिक क्राइसिस की जगह नहीं पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीरियड से गुजर रहा था। सो व्हेन इब्न बतूता केम टू पावर, इंडिया वाज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब वो आर्थिक रूप से भारत की समृद्धि हो रही है एंड इकोनॉमिकली वी आर एक्चुअली एडवांसिंग एज वेल सर, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता चलता है कि इन द अर्ली पीरियड, सबसे प्रारंभिक पीरियड के अंदर इब्न बतूता के समय पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट था सर, ठीक है। पर बर्नियर जहाँ पे आ रहा है तो भारत में इकोनॉमी डाउन जा रही है सर, इकोनॉमी इज़ गोइंग डाउन सर, समझे कि नहीं समझे। बर्नियर जब आ रहा है तो भारत की इकोनॉमी डाउन जा रही है, पर वो जहाँ से आया था यूरोप में, वहाँ यूरोप में थोड़ी बहुत चीज़ें सुधर रही थी। ये क्यों सुधर रही है, तो उसके पीछे का कारण था कि यूरोप में एक घटना हो चुकी थी जिसे हम लोग कहते हैं रेनेसेंस। ये रेनेसेंस मूलतः से पुनर्जागरण था यूरोप का, जहाँ सोसाइटल चेंजेस हो रहे थे, कल्चरल चेंजेस हो रहे थे,
इकोनॉमिक और आखिर में पॉलिटिकल चेंजेस भी आपको मिलेंगे सर, ठीक है। तो इन सब परिस्थितियों के कारण यूरोपियन सोसाइटी, यूरोपियन इकोनॉमी में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था, और उसके सामने वो जब भारत में आया तो कह रहा है यार कि भारत में तो अब कंडीशन ख़राब हो गई है। भारत के अंदर जो मुग़लों ने जिस प्रकार से शासन किया है उसमें डेनिग्रेशन दिख रहा है, और जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए ये डेवलपमेंट पूरी तरह से टूट गया है सर, ठीक है ना। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स। एनसीईआरटी भी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है, इफ इब्न बतूता चूज टू डिस्क्राइब एवरीथिंग दैट इम्प्रेस्ड एंड एक्साइटेड हिम। इब्न बतूता ने क्या देखा था? भारत में वो रनर्स को देखा था, भारत में पान देखे थे, भारत में वो पान खाए सैया हमारे खुरते पे थीत लाल लाल देखा था सर, ठीक है। फ्रांसिस्को बर्नियर जिस तरह से चीज़ों को देख रहा था वहाँ पे उसको पता चल रहा है कि भारत की अब कंडीशन ख़राब हो गई है सर, ठीक है। वो भारत के अंदर हर एक चीज़ कंपेयर करने में और कॉन्ट्रास्ट करने में ही लगा दिया था सर, ठीक है ना। तो बर्नियर हैड एक्चुअली स्टार्टेड कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स, और वो देख रहा है कि यहाँ पे कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्टिंग के तहत ही वॉज नॉट एबल टू सी इंडिया इन अ पर्टिकुलर वे सर, ठीक है। तो वो यूरोप और फ्रांस के रूप में कंपेयर कर रहा है, और वो देख रहा है कि यार भारत तो बहुत डिप्रेसिंग स्टेज से गुजर रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। अब डिप्रेसिंग स्टेज में क्यों गुजर रहा था? क्योंकि मुग़लों के यहाँ पे लड़ाई चल रही है सर, समझे कि नहीं समझे। ये जो लड़ाई चल रही थी उसमें उसको कंटिन्यूसली बैटल्स और यही दिख रही है सर, ठीक है ना। तो वो जानबूझ के इसके लिए डिप्रेसिंग लिख रहा है सर, समझे आप लोग, ठीक है। और उसको ये लग रहा था कि भाई जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं ये डिसीजंस राजा ले रहा है, इसमें पब्लिक का कोई रोल प्ले नहीं है। वैसे तो फ्रांस में भी उस टाइम पे जो लुई 14 करके राजा था उसी का ही प्रभाव था, और लुई 14 भी औरंगजेब की तरह एब्सोल्यूट किंग के रूप में ही दिखेगा सर, ठीक है। लुई 14 कोई ऐसा तो था नहीं कि वो महात्मा था या काइंड ऑफ वेरी वेलफेयर ओरिएंटेड और डेस्पोट था राजा के रूप में, वैसा कोई नहीं मिलेगा सर आपको सर, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ से दिखेंगे सर, ठीक है। सो ही कंसीडर्स दिस थिंग एज वेरी डिप्रेसिंग, उसको बहुत डिप्रेसिंग वे के अंदर कंसीडर करता है फ्रांस को, यूरोप की जो कंडीशन है उसको सर, ठीक है ना। तो लिखता है, हिज आइडिया सीम्स टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिसी मेकर्स एंड द इंटेलिजेंशिया टू इंश्योर दैट दे मेड व्हाट ही कंसीडर टू बी द राइट डिसीजंस। राइट डिसीजंस का मतलब क्या है सर? कि यहाँ पे जो सही डिसीजंस होते हैं उसको रिलेटेड उसको कार्य करना चाहिए सर, ठीक है। सो बर्नियस की किताब थी द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, मैंने आपको बताया ना सर, उसकी किताब का नाम अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया, अभी एनसीईआरटी में यहाँ पे नाम आ रहा है सर, ठीक है। इज मार्क्ड बाय डिटेल ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल इंसाइट्स एंड द रिफ्लेक्शन। इस अकाउंट कंटेंट्स डिस्कशंस ट्राइंग टू प्लेस इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल्स विद इन सम सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। अब देखिए, दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ बर्नियर सर। ये क्रिटिसिज्म क्यों है सर, ठीक है ना। बर्नियर ने हर बार मुगल्स को या भारत को यूरोप के साथ कंपेयर कर दिया और कहा कि ये थंब रूल है कि यूरोप में ऐसी कंडीशन है तो भारत में भी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। अरे बाबू भाई, यूरोप और भारत अलग है, जोग्राफिकली अलग है, कल्चरली अलग है, पॉलिटिकली अलग है सर, ठीक है। वी एंड इंडिया एंड यूरोप आर जोग्राफिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली वी आर वेरी डिफरेंट एरियाज ना सर, है ना। तो हाउ कम दे कैन बी हैविंग अ कॉमन यूनिवर्सल फ्रेमवर्क, है ना। तो बर्नियर ने किताब तो लिख दी सर, है ना, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये किताब के अंदर ये भाई साहब लिख भी रहा है, बट उसकी राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो सब कुछ जनरलाइज कर रहा है मुगल्स के साथ भारत को लिंकअप करते हुए, और वो ये बता रहा है कि भाई ऐसी कंडीशंस भारत में हुआ करती थी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। और इसके थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करिए वो इकोनॉमिक कंडीशंस को क्रिटिसाइज करेगा सर, ठीक है। सो ही कंपेयर्ड मुगल इंडिया विद कंटेम्प्रेरी यूरोप, जनरली एम्फसाइजिंग द सुपीरियरिटी ऑफ द लेटर। वो लिखता रहेगा कि यूरोप सुपीरियर है, भारत का कोई महत्व है नहीं, भारत खड्डे में चला गया है, यूरोप सबसे टॉप के ऊपर चला गया है सर, ठीक है। You will find कि his representation on India works on the model of binary opposition where India is presented as the inverse of Europe। ये चीज़ आज की तारीख में भी आपको यूरोपियन हिस्टोरियंस के द्वारा दिखेगी सर, ठीक है। इसको आजकल इनफैक्ट हिस्ट्रियोग्राफी के अंदर हम लोग लिखते हैं दी कॉलोनियल व्यू ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी सर, है ना। ये कॉलोनियल हिस्ट्रियोग्राफी का मतलब क्या है कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरान आए, इन्होंने भारत में पॉलिटिकल पावर कैप्चर किया, भारतीय इतिहास को लिखने की शुरुआत की सर, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया को इसी तरह से देखा है, नेगेटिवली ही देखा है कि बोले भारत तो है ना बेकार देश था, हमने आके सुधारा सर, है ना। इंडिया वॉज अ वेरी बैड कंट्री, इंडिया हैड नथिंग काइंड ऑफ डेवलपमेंट एंड इट वॉज वी द ईस्ट इंडिया कंपनी हु आर एक्चुअली इनफैक्ट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री सर, है ना। कि ये तो अंग्रेज़ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरान आए और इनके द्वारा बेसिकली भारत का विकास किया गया सर, ठीक है। तो बर्नियर भी यही लिखता है, ही ऑल्सो परस्यूड डिफरेंसेस हायरार्किकली सो दैट इंडिया अपीयर इन्फीरियर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, है ना।
तो बर्नियर की क्रिटिसिज्म में आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि बर्नियर की जो किताब है, कौन सी किताब है सर? द ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। कौन सी किताब है? ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर की क्रिटिसिज्म में आप 3-4 पॉइंट लिखोगे सर। उसने इंडिया और यूरोप को बेसिकली कंपेयर करने की कोशिश की है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, उसने एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क बनाया है। क्या बनाया है? ये हैड एक्चुअली क्रिएटेड अ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। सर समझे कि नहीं समझे? ये यूनिवर्सल फ्रेमवर्क के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये शासन पद्धति भारत के अंदर की जो लोगों की थी उसमें सब कुछ एक ही प्रकार से चल रहा है, उसमें है ना एक पूरा फ्रेमवर्क के थ्रू ही सिस्टम चलेगी सर, ठीक है। वो भी गलत था सर, ठीक है। तीसरा, वो यूरोप को सुपीरियर बताएगा, इंडिया को ख़त्म करने की बताने की कोशिश करेगा सर, ठीक है। इंडिया को एक ओपोजिशन के रोल में देखा जाएगा और इंडिया को बेसिकली हायरार्की के थ्रू देखने की कोशिश करता है सर, ठीक है। ये हायरार्की कभी भी आप देखोगे वो समझ ही नहीं पाया था, जैसे अल बिरूनी भारत के बारे में सोसाइटी को और हायरार्की को नहीं समझ पाता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो बर्नियर की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म आपको आइडिया रहना चाहिए कि बर्नियर ने जो भारतीय समाज की रीत रिवाज को, संस्कृतियों को बताने की कोशिश की है, ये रीत रिवाज संस्कृति बहुत ही अलग सेंस के अंदर वो हाईलाइट करवाता है। दिस वाज नॉट द एक्चुअल केस। ये उस समय के दौरान एक्चुअल केस नहीं हुआ करता था सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको पहले तो ये पॉइंट पता हो जाना चाहिए कि बर्नियर ने जिस तरह से हाईलाइट करने की कोशिश की वो क्या बताया सर, ठीक है। दूसरा, बर्नियर अकेला नहीं था जो भारतीय सोसाइटी के बारे में लिख रहा है कि क्या कंडीशन है सर, ठीक है। बर्नियर ने भारत की लैंड के बारे में लिखा था और उसने लिखा था कि भाई भारत में जो लैंड है वो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई होती है सर, ठीक है। और बर्नियर लिख रहा है कि भाई भारत और यूरोप की परिस्थितियों के बीच में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है सर, ठीक है। बर्नियर के जैसा ही आपको एक और ट्रैवलर दिखेगा, पालसर्ट सर, है ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर के पहले बताया सर, ठीक है। ये डच ट्रैवलर था सर, है ना। जैसे बर्नियर ने भारत की इकोनॉमी के बारे में लिखा है और बर्नियर ने ये बताया है कि भाई देखिए भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खड्डे में चली गई है और भारत के अंदर लैंड और एग्रीकल्चर की जब बात करेंगे तो इसमें कुछ डेवलपमेंट ही नहीं बचा है सर, ठीक है। तो वही चीज़ को पालसर्ट भी लिखेगा सर, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको आएगा कि बर्नियर किन किन लोगों को मिला था सर, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि बर्नियर टवेनियर से मिला था, फिर उसके सिवा एक और ट्रैवलर था उसको मिलता है। ये पालसर्ट के साथ भी उसकी कंटेम्प्रेरी इंटरेक्शन हुई होगी या उसका कंटेम्प्रेरी तो था ही सर, एटलीस्ट सर, ठीक है। सो पालसर्ट विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द अर्ली डिकेड्स ऑफ 17th सेंचुरी। मतलब ये होगा कि ये बर्नियर से थोड़े पहले आया होगा। अर्ली डिकेड्स का मतलब क्या होगा कि ये 1600 से लेके 1630 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड के समय पे भारत में आया होता है ना। तो पहले 20-25 साल का जो टाइम फ्रेम होगा, इस पीरियड के समय पे भारत में आया होगा सर, ठीक है। तो ये पालसर्ट की कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है। पालसर्ट क्या लिखता है? ही वॉज शॉक टू सी द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वो लिख रहा है कि भाई देखो यहाँ तो बहुत ख़राब कंडीशन है सर, ठीक है। पॉवर्टी सो ग्रेट एंड मिजरेबल दैट द लाइफ ऑफ द पीपल कैन बी डिपिक्टेड एक्यूरेटली डिस्क्राइब ओनली एज होम ऑफ द स्टार्क want and the dwelling place of the bitter woe sir, है ना। Holding the state responsible, he says, so much of the wrung from the peasants that even the dry bread is scarcely left to fill their stomachs. ये कंडीशन पालसर्ट लिखता है। बोलता है खाने को कुछ बचा नहीं था, हर एक चीज़ राज्य लेके चला जाता था। स्टेट वॉज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट। स्टेट का मतलब है कि इसमें राजा रिस्पॉन्सिबल था। राजा कौन था? मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको शाहजहाँ यहाँ पे राजा के रूप में दिखेगा सर, या जहांगीर के ट्रांजिशन का समय ये आपको मिल जाएगा सर, ठीक है ना। तो यू कैन इमेजिन कि एक यूरोपीय नागरिक या एक यूरोपियन ट्रैवलर भारत की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर क्रिटिसिज्म करके ऊपर बता रहा है और ये लिख रहा है कि भाई जिस तरह से यहाँ सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये सिचुएशन के रूप में ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि देखिए कि यहाँ क्या कंडीशन होती है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। एंड ये भाई साहब की जब कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए, ये भारत के अंदर जब आएगा तो ही विल बी हाईलाइटिंग द केस ऑफ दी पॉवर्टी इन इंडिया सर, ठीक है। तो ये 1618 में आया होता है। ही केम टू इंडिया इन 1618। 2 पॉइंट इसके बारे में याद रख देते हैं सर, ठीक है। 1618 में ये महाशय आए होते हैं और ये 1618 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल के रूप में आएगा सर, ठीक है। अब आपको भी पता होगा कि भारत में डच लोग भी आए थे सर, पर डच लोग फिर उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा फोकस करते हैं और फिर यूरोपियंस के साथ या अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हो जाएगी इनकी, द बैटल ऑफ हुगली या बेदारा की लड़ाई कहते हैं। उसके बाद ये लोग ख़त्म कर दिए गए सर, ठीक है। तो ये जो पालसर्ट है इसका नाम भी फ्रांसिस्को पालसर्ट था, याद रखेगा, हिज नेम वॉज फ्रांसिस्को पालसर्ट। और
ये फ्रांसिस्को पालसर्ट बेसिकली पॉवर्टी के बारे में लिखता है। तो ये अकेला बर्नियर अकेला नहीं था जो लिख रहा है कि भाई यहाँ पॉलिटिकल कंडीशन ख़राब है सर, ठीक है। वो ये भी लिख रहा है कि भाई देखो यहाँ कंडीशंस बहुत ख़राब है और जिस तरह से सिचुएशन क्रिएट की गई है ये सिचुएशन के रूप में वो राजा को ब्लेम करेगा सर, ठीक है। तो ही हाईलाइट्स द केस ऑफ जहांगीर, क्योंकि जहांगीर वॉज द मुगल किंग एट दैट टाइम। जहांगीर का एडमिनिस्ट्रेशन खड्डे में चला गया था सर, है ना, और इतनी पॉवर्टी थी कि जहाँ पे लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब है सर, ठीक है। डिस्क्राइब ओनली एज द होम ऑफ द स्टार्क वांट एंड द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द बीटर वो। तो एक मेटाफर को यूज़ कर रहा है ये भाई साहब, कह रहा है कि देखिए कि इतनी ख़राब कंडीशन में लोग रह रहे हैं कि बात मत करिए सर, ठीक है। और ये भी लिख रहा है कि भाई राजा सब कुछ टैक्सेस के रूप में लेके जा रहा है सर, है ना। तो सो मच इज रंग फ्रॉम द पीजेंट्स दैट इवन ड्राई ब्रेड इज स्कैर्सली लेफ्ट टू फिल देयर स्टमक, है ना। तो आप देखिएगा तो ये लिख रहा है कि रंग का मतलब है खींचना सर, है ना, उसको छीन लेना कहते हैं उसको सर। तो सो मच इज रंग फ्रॉम द पीजेंट्स मतलब ये है कि पालसर्ट इज एक्चुअली हाईलाइटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ जहांगीर, और ये जहांगीर की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में हाई टैक्सेशन को रिस्पॉन्सिबल दे रहा है। ये कह रहा है कि भाई राजा जो है ये टैक्सेशन बहुत ही हाई रख रहा है, रेवेन्यू बहुत हाई है, और इसके लिए खाली और खाली ब्रेड का टुकड़ा ही इनके पास बचता है। ब्रेड मतलब उस टाइम पे ये ब्रेड आजकल हम लोग खाते हैं वैसी वाली ब्रेड नहीं थी, ये नान हुआ करती थी सर, है ना। तो मुग़लों के कोर्ट में या मुग़लों के ज़माने में आपको रोटी और नान बहुत दिखेगी सर, ठीक है। तो ये नान जनरली होगी क्योंकि उस टाइम पे ये सेंट्रल एशिया और बाकी सब रीजन्स के अंदर नान बनती थी। तो ये इसको वो हाईलाइट करवाने की कोशिश करेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आपको ये पालसर्ट की बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि क्या क्या कहानी रहती है, और ये जो पालसर्ट है वो किस तरह से हाईलाइट करवाता है इकोनॉमी को सर, ठीक है। जैसे बर्नियर ने लिखा है वैसे ही पालसर्ट लिखेगा। अब देखो बर्नियर क्या क्या चीज़ें लिखता है, और बर्नियर ने इकोनॉमिक कंडीशंस में भारत में किस तरह से हाईलाइट किया है, और बेसिकली वो लिखने की कोशिश कर रहा है कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस में किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है। उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस में जो फार्मर सेंट्रिक राइटिंग क्या किया है सर, ठीक है ना, उसको हम लोग अब थोड़ा एक ब्रीफ देखते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास के अंदर सर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे लैंड ओनरशिप के बारे में वो बताता है सर, ठीक है। और बर्नियर ने लैंड ओनरशिप के बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखी है सर, ठीक है। और वो लिखने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ किस तरह से इनफैक्ट है ना लैंड ओनरशिप क्या कंसेप्ट है सर, ठीक है। वो लिखता है कि द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द मुगल इंडिया एंड द यूरोप वाज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द लैंड इन द फॉर्मर सर, है ना। समझे कि नहीं समझे, मतलब ये क्या है सर, ठीक है। वो कह रहा है कि भारत में जो लैंड थी वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में नहीं हुआ करती थी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। और उसका मानना है कि यहाँ पे जो भी लैंड है वो स्टेट कंट्रोल करता था और स्टेट उसका मालिक हुआ करता था। खैर ये 100% करेक्ट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, पर बर्नियर ने जहाँ जहाँ चीज़ों को ऑब्जर्व किया था वहाँ वो बता रहा है कि ये चीज़ इनफैक्ट है ना ऐसी कंडीशन के रूप में थी जहाँ लैंड वॉज एक्चुअली कंट्रोल बाय द स्टेट, और जब स्टेट कंट्रोल कर रहा है तो स्टेट किसानों को डोमिनेट करेगा और स्टेट किसानों को एक्सप्लॉइट भी करने की कोशिश करेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। उसके सामने वो यूरोप की कंडीशन में बोल रहा है कि यूरोप के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था, तो द फार्मर्स एंड द पीजेंट्स वर द ओनर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी सर, ठीक है। सो बिकॉज द फार्मर्स एंड द पीजेंट्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में वो ओनर थे लैंड के रूप में, तो दे कैन प्रोड्यूस वॉट एवर दे वॉन्ट, they can function whatever they want to function on, and they can actually maximize the profit, they can maximize the revenue, and they can work according to their own terms and conditions sir, ठीक है। तो बर्नियर इसको बताता है, बर्नियर कहता है कि द कंडीशन ऑफ द लैंड ओनरशिप इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू यूरोप सर, है ना। और इसको लेके वो एग्रीकल्चर क्राइसिस को हाईलाइट करेगा। तो आप पकड़ने की कोशिश करिए कि बर्नियर जब आया तब औरंगजेब का पीरियड था, और औरंगजेब के पीरियड में ये भाई साहब कह रहा है कि राजा ने इनफैक्ट है ना ज़्यादातर ज़मीन कब्जे कर ली थी। ये सही है कि गलत है? तो ये पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि औरंगजेब ने बेसिकली मुगल की लैंड को एक्सपांड करवाने के कंसेप्ट में जितनी भी प्राइवेट लैंड थी उसको कन्वर्ट कर दिया था खालिसा के लैंड के रूप में सर, ठीक है। उसको खालिसा कहते थे। खालिसा वॉज द लैंड जिसकी रेवेन्यू सीधे सीधे राजा की तिजोरी के ऊपर आती थी सर, समझे आप लोग, ठीक है। एंड यू विल फाइंड कि उसको ये लग रहा था कि यहाँ का जो राजा है वो लैंड को अपने हाथ में लेके बैठा हुआ है और इसी बेसिस के ऊपर पूरी की पूरी इकोनॉमी को चलाता है सर, ठीक है।
तो मैं आपको इसके ऊपर आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कल आपको डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के ऊपर लेके जाऊंगा सर, ठीक है, लैंड ओनरशिप को लेके, और वो फिर बर्नियर की जो हाइपोथेसिस है उसके साथ कैसे मैचअप कर रही है, हाउ इट इज़ मैचिंग अप, उसके ऊपर भी समझने की कोशिश करेंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी विल कम टू नो दैट यहाँ जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी वहाँ ये बताता है कि इन द मुगल एम्पायर द एम्परर ओन्ड द लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग हिज नोबल्स एंड दिस हैड डिजास्ट्रस कंसिक्वेंसेस अमॉन्ग द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी सर, है ना, कि इसकी आर्थिक असर बहुत ही बुरी तरह से होती है, इसकी सामाजिक असर भी बहुत बुरी तरह से होगी, क्योंकि उसने अपने नोबल्स के अंदर इसको बंटवा दिया सर, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी डिजास्टर फॉर द एम्परर सर, बहुत ही ख़राब कंडीशन रहती है एम्परर की सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। ये लिखता है अपनी किताब के अंदर सर, ठीक है, द ट्रैवल्स इन मुगल एम्परर के अंदर। एक्चुअली ये 100% करेक्ट नहीं था, यू विल फाइंड दिस वॉज नॉट 100% करेक्ट, बट या ही डिड एक्चुअली हाईलाइटेड द केस, है ना, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होगा उतनी ही इनफैक्ट, है ना, व्यक्ति का विकास होगा सर, है ना, और इसके कारण हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे, इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे और चीज़ों को आगे ले पाएंगे सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। सो उसका ये मानना था कि व्हेन द क्राउन टेक्स ओवर द लैंड, जब राजा यहाँ ज़मीनों को कैप्चर करता है, दिस इज़ हार्मफुल फॉर द स्टेट एंड द पीपल सर, है ना। औरंगज़ेब के समय पे ये पार्शियली करेक्ट है, मैं कहूँगा ये पार्टली करेक्ट है। ये पार्टली क्यों करेक्ट है, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति थी उस टाइम पे जहाँ पे औरंगज़ेब इनफैक्ट ये हाईलाइट कर रहा है। औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ के अंदर भी आपको ये केसेस दिखेंगे वेयर वी डू गेट इंस्टेंसेस कि यहाँ जो इकोनॉमिक बेसिस है, ये इकोनॉमिक बेसिस के अंदर इश्यूज़ आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या कहानी बर्नियर के द्वारा लिखी गई है सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। और बर्नियर अकेला नहीं था, बर्नियर के सिवाय मैंने आपको बताया कि इवन पालसट, फ्रांसिस्को पालसट ने भी ये चीज़ को लिखी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाते कि देखिए यहाँ राजाएँ बहुत ख़राब कंडीशंस थी सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद लिखता है कि ओइंग टू द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड आर्ग्यूड बर्नियर लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास द लैंड टू देयर चिल्ड्रन सर, है ना। तो जो ज़मींदार थे, ये ज़मींदार बेसिकली या ओनर्स जो थे वो अपने बच्चों को लैंड को पास नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि स्टेट वॉज दी ओनर। जो किसान था वो तो खाली खेती करता था सर, ठीक है। तो आपको दो प्रकार के किसान दिखेंगे, खुद कष्ट दिखेंगे और पहिकष्ट दिखेंगे सर, ठीक है। ये जो खुद कष्ट और पहिकष्ट का कंसेप्ट है ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। तो मैं कल आपको इसके ऊपर लेके जाऊंगा जब इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, मुगल एम्पायर के ऊपर डिस्कस कराऊंगा सर, ठीक है। यू विल फाइंड कि एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई जहाँ लैंड ओनरशिप मुगल्स की यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करवाती है एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। क्योंकि जब राजा खुद इन्वेस्टर था तो राजा के अपने रिसोर्सेज कहीं और डाइवर्ट हो गए थे। औरंगज़ेब ने अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर दिया था टूवर्ड्स फाइटिंग वॉर के अंदर, तो खेती के ऊपर एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था सर, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ लैंड के कारण लैंड का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, और लैंड का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था तो रियूनेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा सर, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्री होगा और ओवरऑल आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके डाउन हो जाएंगे। जब लिविंग स्टैंडर्ड डाउन होंगे तो आप राजा को रेवेन्यू नहीं दे पाओगे, और जब राजा को रेवेन्यू नहीं दे पाओगे तो लॉन्ग टाइम के अंदर आपको ये मिलेगा कि भारतीय शासन पद्धति का डिक्लाइन होने की शुरुआत हो गई सर, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस पार्ट, क्योंकि मुझे आपको डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के ऊपर चर्चा करवानी है और मुझे आपको ये बताना है कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के अंदर जो आर्थिक कारण है, द इकोनॉमिक रीज़न, उसमें फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ आर्थिक कारणों में राजा को क्यों ब्लेम करते हैं उसके ऊपर भी आपको चर्चा करवानी है सर, ठीक है ना। क्योंकि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स आप देखिए तो स्टैंडर्ड 8th की NCERT है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट या क्या कहते हैं अवर पास्ट 3, स्टैंडर्ड 8th की NCERT है, उसमें ये डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का चैप्टर सबसे पहला चैप्टर है सर, ठीक है। और उसमें कारण आता है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो आपको ये सवाल होना चाहिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हुआ और इकोनॉमिक क्राइसिस का कंसेप्ट कैसे चलता है सर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को आज थोड़ा बहुत मोटे मोटे तौर के ऊपर डिस्कस किया है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करके लेके जाऊंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या स्थिति इनकी रहती है सर, ठीक है ना। और ओवरऑल यहाँ पे किसानों की कंडीशन क्या हुआ करती थी सर, ठीक है। ये किसानों की कंडीशन इतनी ख़राब हुआ करती थी, इसके कारण बर्नियर ये हाईलाइट करवाता है कि देखिए कि इसको सुधारिए वरना हम मारे जाएंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना।
एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस बर्नियर इज एक्चुअली हाईलाइटिंग द केस ऑफ द पुअर पीजेंट्स। वो लिख रहा है कि देखिए भारत की पीजेंट्री कितनी खराब कंडीशन में आ गई है सर, ठीक है। सो एन एक्सेप्ट फ्रॉम बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीजेंट इन द कंट्री साइड, है ना। सो ऑफ द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ कंट्री कंस्टिट्यूटिंग द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान, मैनी आर लिटर मोर देन सैंड और बैरन माउंटेन्स, बैडली कल्टिवेटेड एंड थिनली पॉपुलेटेड। इतना बड़ा कंट्री है बट यहाँ कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, ना ही कोई पॉपुलेशन रह रही है सर, ठीक है। इवन अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ गुड लैंड रिमेन्स अनटिल्ड फॉर वांट ऑफ लेबरर्स। जब अच्छी क्वालिटी ऑफ लैंड थी उसमें खेती नहीं हो पा रही क्योंकि मजदूर नहीं है। मैनी ऑफ whom perish in consequences of bad treatment they experience from the governors। मुगलों के जो गवर्नर्स थे जिनकी इन तरह से पिटाई कर रहे थे मजदूरों की, इसके कारण काफ़ी लोग तो मारे गए सर, ठीक है। द पुअर पीपल व्हेन दे बिकम इनकेपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग द डिमांड ऑफ द रेपेशियस लॉर्ड्स, मैंने आपको बताया जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, उसके कारण उनकी कंडीशन कितनी खराब हुई। नॉट ओनली ऑफन डिफ्राइड ऑफ द मीन्स ऑफ सस्टेनेंस बट आर ऑल्सो मेड टू लूज देयर चिल्ड्रन सर, है ना, हु आर ऑल्सो कैरिड अवे एज स्लेव्स। तो ये गवर्नर्स उनको गुलाम बना के उनकी पिटाई कर देते थे। Thus it happens that the peasantry driven by despair by so excessive tyranny abandon the country। लोग यहाँ पे अपना खेत छोड़ के चले जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं डीपीजेंटाइजेशन। मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए, ये आपको आज खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि आज कंक्लूड करते हैं सर, ठीक है। बट कल जब मैं आपको लेके जाऊंगा ना यही टॉपिक्स के ऊपर, आई विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस टॉपिक्स, तो मैं आपको बताऊंगा कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के पीछे आर्थिक रीजंस किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है सर, ठीक है। बर्नियर वॉज पार्टिसिपेंट इन कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन यूरोप कंसर्निंग द नेचर ऑफ द स्टेट एंड द सोसाइटी एंड इंटेंडेड दैट इस डिस्क्रिप्शन ऑफ मुगल इंडिया वुड सर्व एज अ वार्निंग टू दोज हु डिड नॉट रिकॉग्नाइज द मेरिट्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी सर। बर्नियर एक ऐसा ट्रैवलर के रूप में था जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत सपोर्ट करता था, और यूरोप में उस टाइम पे प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को लेके काफ़ी सारी डिबेट्स हो रही थी कि भाई किसानों के हाथ में मालिकी का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। तो बर्नियर ने ये यूरोप के राजाओं को और यूरोप के शक्तिशाली लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि देखो भारत में ऐसी कंडीशन हुई है, अगर आप भारत की स्थिति को यूरोप में रेप्लिकेट करोगे तो फिर आपकी कंडीशन भी खराब हो जाएगी सर, ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन बर्नियर हाईलाइटेड दैट इफ द यूरोपियन किंग्स फॉलोड द मुगल मॉडल, अगर यूरोप के राजाओं ने मुगलों के मॉडल को फॉलो किया है, देयर किंगडम्स वुड बी वेरी फार फ्रॉम बीइंग कल्टिवेटेड एंड पीपल सो वेल बिल्ट, सो रिच, सो पोलाइट एंड फ्लरिशिंग एज वी सी देम सर, है ना। क्योंकि उसका मानना था कि मुगल किंग इज़ द ओनर ऑफ द लैंड, ज़्यादातर केसेस में ये हुआ करता था। इसके नीचे बेसिकली जो जागीरदार आया करता था या ज़मींदार हुआ करता था, इसके पास में लैंड के राइट्स बहुत हुआ करते थे, और इसी कंडीशन के रूप में हमको ये मिलेगा कि जो पीजेंट हुआ करता था, ये पीजेंट का शोषण होता था। टिलर जो है, किसान जो है सर, है ना, इसके पास में राइट्स नहीं हुआ करते थे। तो ये कह रहा है कि अगर स्टेट सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, द स्टेट इज़ द ओनर ऑफ द लैंड, है ना, तो दिस विल लीड टू द डिजनरेशन ऑफ इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। कल हम लोग डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट ये सोशलिज्म के साथ भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसे समाजवाद के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ लैंड के ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, ठीक है ना। तो लिखता है कि आवर किंग्स हु आर वेरी मच रिच एंड पावरफुल, वी मस्ट अवो दैट दे आर मच बेटर एंड रॉयली सर्व्ड, है ना। सो दे वुड सोन बी किंग्स ऑफ डेजर्ट्स एंड सॉलिट्यूड्स ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। अगर आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया और सब कुछ राजा ने अपने हाथ में तिजोरी ले ली या ज़मीनें ले ली सर, ठीक है। ऑफ दोज हु हैव आई बीन रिप्रेजेंटिंग द मुगल्स, है ना, वो लिख रहा है कि मैं मुगलों की जैसी कंडीशन यहाँ भारत में हो जाएगी सर, ठीक है। वी शुड फाइंड द ग्रेट सिटीज़ एंड ग्रेट बरोज रेंडर्ड अनहेबिटेबल बिकॉज ऑफ इल एयर टू फॉल ऑफ रूइन, है ना, कंडीशन खराब हो जाएगी। विदाउट एनी बॉडीज टेकिंग केयर ऑफ रिपेयरिंग दैम, द हिलॉक्स अबंडन द फील्ड्स ओवरस्प्रेड विद द बुशेस और फिल्ड विद पेस्टिलिनियल मार्शेस एज हैज़ बिन ऑलरेडी इंटीमेटेड सर। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो आप देखिए कि बर्नियर एक्चुअली ये चीज़ को हाईलाइट करवा रहा है कि देखिए बाबू, अगर आपने भारत की जैसी कंडीशंस को रेप्लिकेट किया और राजा ने सब कुछ ज़मीनें अपने हाथ में लेने की कोशिश की, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ लैंड को आपने ख़त्म कर दिया जैसे मुग़लों के यहाँ पे था, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ परिस्थिति बदल जाएगी और फिर आप भारत के जैसे हो जाओगे सर, है ना। तो बर्नियर का हिस्ट्रियोग्राफी में इकोनॉमिक रीजंस को उसने काफ़ी हाईलाइट किया। यही इकोनॉमिक रीजंस के कारण मुगल्स का डिक्लाइन भी हुआ सर, ठीक है। तो औरंगज़ेब के बाद इमीडिएटली आप देखोगे तो इनके यहाँ आर्थिक कटोकटी आ जाती है, आर्थिक हाहाकार मच जाएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो जाएंगे, और जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुए उसके बाद मुगल्स डिक्लाइन में चले गए सर, ठीक है। तो मैं कल क्या करूँगा, टुमारो मैं यही टॉपिक को, बर्नियर की हिस्ट्रियोग्राफी को मुगल के डिक्लाइन के साथ कंपेयर करवाऊँगा आपको सर, ठीक है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के सेंट्रिक ना पढ़ते हुए उसके बियॉन्ड जाए
और मुगल्स के डिक्लाइन के रीजंस के अंदर आर्थिक रीजंस को बर्नियर की राइटिंग के साथ कंपेयर करें, औरंगज़ेब के रिफॉर्म्स के साथ कंपेयर करें तो ज़्यादा मज़ा आएगी। जैसे हमने इब्न बतूता के अंदर देखा था कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज़ के साथ कंपेयर किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया है, उनमें से किन किन चीज़ों को इब्न बतूता ने लिखा है सर, ठीक है। या आप पकड़ने की कोशिश करिए, हमने अल बिरूनी के समय पे गज़नी के बारे में थोड़ा बहुत समझा था, और गज़नी ने भारत में क्या राजकीय रूप से आक्रमण किया है, पॉलिटिकल इन्वेजन्स किए हैं, उसके ऊपर लिखा है। यहाँ बर्नियर के ऊपर हम लोग देखेंगे, और मैं आपको मुग़ल डिक्लाइन के बारे में बताऊंगा, उसमें मुग़लों की आर्थिक नीति के बारे में बताऊंगा, और फिर यही एनसीईआरटी को एक नए पेश या नए नज़रिए से आपके सामने पेश करूंगा सर, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल हम लोग ये चैप्टर को कंक्लूड कर पाएंगे, क्योंकि बर्नियर ने आर्थिक सामाजिक रीजन्स को हाईलाइट किया है और भी चीज़ों को लिखा है। तो आज हमने मोटे मोटे तौर के ऊपर बर्नियर का एक ओवरव्यू लिया है। कल हम लोग मुग़ल डिक्लाइन के पीछे चले जाएंगे सर, ठीक है। एंड देन विल ऑल्सो बी ट्राइंग टू सी the overall conditions where the Bernier's historiography is relevant सर, है ना। तो what will do कि हम लोग मुगल्स के अंदर औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ के ऊपर चले जाएंगे कल। what I'll do कि मैं आपको औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ करवा दूंगा सर, थोड़ी बहुत सर, समझे कि नहीं समझे। औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ के साथ साथ मैं बर्नियर की राइटिंग के साथ कंपेयर करवाऊँगा सर, है ना। बर्नियर्स एक्सपीरियंसेस के साथ कंपेयर करवाऊँगा, और बर्नियर की जो ऑब्जर्वेशन है उसके साथ कंपेयर करवाऊँगा सर, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के पीछे के जो कारण हैं, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के जो पीछे के कारण हैं, उसके साथ भी हम लोग देखेंगे सर, ठीक है ना। तो कल हम लोग यहाँ से देखेंगे, वी विल सी फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, बट वी विल हाईलाइट द केस ऑफ द बर्नियर्स ऑब्जर्वेशन। समझे कि नहीं समझे। तो ये तो किताब में दिया है, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, बट दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। डायरेक्टली डिक्लाइन ऑफ मुगल्स वाला जो ये चैप्टर में तो दिया नहीं है। तो एज अ टीचर मेरा कार्य क्या है, एज अ टीचर मेरा कार्य ये है कि मैं आपको इंटरकनेक्ट करके दूँ। एक शिक्षक के रूप में माय रोल इज़ टू इंटरकनेक्ट द टॉपिक्स, माय रोल इज़ टू मेक श्योर कि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूँ, माय रोल इज़ टू मेक श्योर कि मैं आपके अंदर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग डेवलप करवाऊँ, सो दैट आप पढ़ो तो आप इंटरकनेक्ट करके पढ़ो, है ना। और उसी से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे और टिक करेंगे सर। मैक्सिमम रीडिंग इज़ रिक्वायर्ड नाउ डेज, जिस तरह से क्वेश्चंस का स्कोप बढ़ गया है, द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन एंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन हैज़ इंक्रीज्ड। सेकेंड पॉइंट आपको इसके अंदर से ये भी दिखेगा कि रीडिंग के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब तैयारी कर रहे हो, ये तैयारी के तहत और ये तैयारी के अंदर आपको इंटरकनेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इंटरकनेक्शन से ही आ रहा है सर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे सर, ठीक है ना। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आज 31 तारीख है, महीने का आखिर का दिन है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी सारी ऑफ़र चल रही है। टुडे इज़ द लास्ट डे, वी कैन से कि ऑफ़र फिर ख़त्म हो जाएगी सर, ठीक है। तो आप में से जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो अभी ऑफ़र के तहत आपको डिस्काउंट काफ़ी ठीक ठाक मिल रहा है। यू कैन यूज़ दिस कोड PN Live। और अनअकैडमी के सबसे ऊपर फ़ायदा यही है कि आपको गाइडेंस मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, मेरे द्वारा और भी टीचर्स के द्वारा। टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, डाउट क्लियरिंग मिल जाएगा, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएगी, आर्टिकुलेट मैगज़ीन एज वेल सर, ठीक है। करंट अफेयर्स का कोर्स भी चलता है सर, ठीक है। एवरीथिंग अंडर वन रूफ, है ना। तो आपको कोई और आवश्यकता नहीं होगी। आप लेक्चर्स को कितनी भी बार देख सकते हो। कोई भी सब्सक्रिप्शन जब लोगे ना, व्हेन यू विल टेक द सब्सक्रिप्शन, तो यू कैन वॉच इट अनलिमिटेड टाइम्स, है ना। और क्लास में आप हमको क्वेरीज भी पूछ सकते हो, यू कैन आस्क अस द क्वेरीज आपकी जो भी है सर, ठीक है। आइकॉनिक में आपको एक फ़ायदा होता है कि आपको एक कोच दिया जाता है, मेंटर दिया जाता है, और ये मेंटरिंग के द्वारा आप तैयारी को अच्छी तरह से पुश कर पाओगे सर, ठीक है। बाकी आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, आपको फाइनेंशियली किस तरह से वायबल पड़ता है। इनफैक्ट EMI ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, आपको EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप EMI भी ले सकते हो। यू कैन चूज़ द EMI ऑप्शन एज वेल। और फिर रिकॉर्डेड क्लासेस को कभी भी देखिए सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइव अनलिमिटेड टाइम, वीकली टेस्ट आपको कवरेज मिल जाएंगे। इनफैक्ट ये ट्यूसडे से फ्रॉम दी नवंबर मंथ आपको स्टैटिक क्विज़ मिलेगा सर, है ना। तो ये स्पेशल क्लासेस के रूप में हम लोग ने शुरू किया है, आप इनको भी अटेंड करिए सर, ठीक है ना। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सेशन। मैं आपको कल के क्लास के अंदर मिलूंगा। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड द स्टोरी ऑफ बर्नियर, उसको कंटिन्यू करेंगे और औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ के साथ चले जाएंगे सर, ठीक है ना। सो आज यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं सेशन को। आप प्लीज़ पढ़िए, NCERT को नए आयाम से देखिए, और आप जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।
जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।